हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल मेरे लाडलो। हेलो 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 हेलो, क्या आप सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हाल चाल। हेलो 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 श्रुति, हाउ आर यू बच्चा? यस, तो नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस प्यारे से सेशन के अंदर जिसका नाम है बायोलॉजी विशेष। आपका आज के इस प्यारे से सेशन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा से, क्योंकि हमारा नाम है योगेश। आई होप सो आप सभी बहुत शानदार फर्स्ट क्लास होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। हेलो 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 मेरे लाडलो मेरी लाडलियो, क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसे हैं आप सभी? तो कैसे हैं आप? हेलो 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 निशांत भाई, निशांत निरंजन भाई, हाउ आर यू? हेलो मीना राव जी, हाउ आर यू? क्या हाल चाल आपके? वैष्णवी, कैसे हैं आप? रेशमा जी, मिथिलेश जी, अंकिता, अरीवा, शालिनी, रुचि, सताक्षी, अपर्णा, कुंदन, काजल, सुहाना, राज, फिजा, फोटोकॉपी भाई, उत्कर्ष, जैसिका, जया, निखत, क्या हाल चाल? खुशबू, अंजलि जी, सलोनी जी, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप सभी बहुत शानदार होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी, मजा आ रहा होगा। यस या नो मेरे बच्चा? परिश्रम बेच के अंदर आप सभी को मजा आ रहा होगा। हेलो 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 अंजलि, हेलो अंजलि, नवनीत भाई, हाउ आर यू? क्या हाल चाल आपके? श्वेता जी, क्या हाल चाल? उरोज, उरोज, क्या हाल चाल है बच्चा? प्रतीक्षा, तानिया मित्तल, हाउ आर यू? दिव्यांश, खुशी, मानसी, क्या हाल चाल है? सानिया जी, क्या हाल चाल है? अनामिका, हेलो 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 हेलो। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस प्यारे से सेशन के अंदर। डिस्कस करेंगे मेरे बच्चा हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो चैप्टर है, इसे हम आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, लेकर की तरफ, आगे की तरफ लेकर के चल रहे हैं। और इस चैप्टर की अगर हम बात करें, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें ऐसी है जो डिस्कस कर ली है इस चैप्टर में। आगे अगर हम देखें तो आज के इस सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार सा प्यारा सा टॉपिक। सबसे पहले नंबर पर जो हम डिस्कस करेंगे, जो सबसे पहले नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक को, नाम है हमारे पास में नर युग्मकोद्भिद का विकास। सर ये नर युग्मकोद्भिद क्या होता है, इसके बारे में धीरे 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 मैं सब कुछ आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। तो नर युग्मकोद्भिद का विकास, इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा पेन कहां चला गया भैया? हमारा पेन कहां चला गया भैया? ये रखा है। चलिए इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देन इसके बाद में मेरे लाडलो हम प्रस्थान करेंगे पॉलिंग ग्रीन की तरफ कि भैया पॉलिंग ग्रीन क्या होता है, क्या चीज है, इसके बारे में समय बचा तो फिर हम पढ़ेंगे हमारे गुरु बीजाणु जनन के बारे में और भ्रूण कोश के बारे में भी चर्चाएं शुरू करेंगे। ठीक है, ओके सर जी। तो विथ योर परमिशन सर, आज से क्या हुआ, किसी ने आज से बेच को ज्वाइन किया है, स्वागत है भैया आपका, आज से आपने ज्वाइन किया है बेच को, बहुत अच्छी बात है। पर लास्ट के जो 3 लेक्चर हैं उन्हें भी आप क्या कीजिएगा, एक बार देखिएगा। आज के लेक्चर में थोड़ी बहुत कहानी आपको समझ में आएगी, क्योंकि चैप्टर के हम 3 लेक्चर्स को सल्टा चुके हैं। आज हमारे पास में ये 4th लेक्चर है, 4th लेक्चर है। इस 4th लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एंटर करने वाले हैं। ये हमारे आज के कुछ टॉपिक्स होने वाले हैं। आई होप सो आप सभी शॉर्ट नोट्स को बना रहे होंगे, आप सभी जो क्वेश्चंस में करवा रहा हूं उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर रहे होंगे, और उन क्वेश्चंस को करके आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, क्योंकि हम 2 तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहला तो वो क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड के अंदर आया हुआ है, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो बड़े एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम कर रहे हैं। डेफिनेटली मेरे बच्चा इस बात का भरोसा रखिएगा कि जो चीजें, जो कॉन्सेप्ट जो हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ आपके एग्जाम के अंदर आने वाली चीजें हैं। तो शॉर्ट नोट्स को बहुत बेहतरीन से, ठीक है ना, बनाते हुए चलिएगा। एकदम बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा शॉर्ट नोट्स को बनाने में। ओके मेरे बच्चा, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, आपको कुछ नहीं करना है, आपका सारा जो काम है वो मैं करूंगा। जैसे जैसे मैं लिखता हुआ जाता हूं, जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाता हुआ जाता हूं, आपको सेम एज इट इज वैसा की वैसा कॉपी पेस्ट कर लेना है, अच्छे अच्छे पेन्स में, अलग अलग कलरफुल पेन्स में, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है मेरे लाडले, इससे ज्यादा आपको और कुछ भी नहीं करना। आपको ना कोई बुक्स पढ़नी रहेगी, ना आपको मेरे बच्चा कोई और चीज करनी रहेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं खुद मान लो 6 महीने बाद, 4 महीने बाद आया और मैं ये बोलूं कि भैया ये बुक्स है, ये मैंने बनाई है, तो आप ले लो, आपका भला होगा, तो मत लेना मेरे बच्चा। इन लेक्चर्स के अलावा आपको कहीं पर भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप इन लेक्चर्स को देख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके मेरे बच्चा, ओके मेरे लाडले, चलिए तो शुरू करें हम हमारी आज के इस सेशन की बातों को। अगर आपकी परमिशन हो
अगर आपकी परमिशन हो, विथ योर परमिशन हम शुरू करेंगे हमारा आज का ये प्यारा सा सेशन। लास्ट के लेक्चर में जो बात हमने करी है, लास्ट के लेक्चर की जो हमारी बातें हैं, उन्हीं बातों से हम आज के इस लेक्चर को क्या करेंगे, शुरू करेंगे मेरे बच्चा। क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट के लेक्चर में? तो हमने लघु बीजाणु जनन के बारे में चर्चा की थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हमने क्या की थी, चर्चा की थी। ठीक है ना मेरे बच्चा? ओके मेरे लाडले, ये हमने लास्ट के सेशन में इन बातों को डिस्कस किया था। अब लघु बीजाणु जनन क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। क्या मैंने ये आपको बताया था? हाँ जी सर, आपने हमें बताया था। मेरे लाडलो, मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास में जो परागकोश होता है इसमें एक ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक? बीजाणुजन कोशिका होती है, स्पोरोजिनस सेल होती है, या फिर उसी को हम बोल देते हैं बेटा जी बीजाणुजन ऊतक हमारे पास में होता है। कहां पर होता है? हमारे परागकोश में। स्पोरोजिनस सेल होती है या टिश्यू होता है। ओके सर जी, इसी स्पोरोजिनस टिश्यू को हम एक और नाम दे सकते हैं। इसी को मेरे लाडले हम नाम दे देते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसी का हमने नाम दे दिया था भैया लघु बीजाणु मात्र कोशिका, हमने इसका नाम रखा था। क्या आपको ये याद है? इंग्लिश में इसे हम क्या नाम देते हैं मेरे बच्चा? इंग्लिश में इसका क्या नाम होता है मेरे लाडले? सर जी इंग्लिश में इसका हमारे पास पे नाम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल इसका हमारे पास पे इंग्लिश में नाम था। ठीक है, ओके। हमने ये पढ़ा है मेरे बच्चा कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसके अंदर एक विभाजन होता है, और उस विभाजन की वजह से छोटी छोटी सी कोशिकाएं क्या होती है, बनती है। और वो जो कोशिका बन रही है उसे हम नाम दे देते हैं क्या? लघु बीजाणु दे देते हैं। मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि यहां पे कौन सा विभाजन हुआ था। मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि यहां पर इस कोशिका के अंदर कौन सा विभाजन हुआ था, जल्दी से बता दो। सर जी बहुत सीधी सिंपल सी बात है, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। अर्धसूत्री विभाजन की बदौलत ही हमारा ये जो लघु बीजाणु है उसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई मेरे लाडलो? ठीक है ना, एकदम आराम से सुनते हुए चलना, एकदम आराम से मेरी बातों को सुनते हुए चलना। ठीक है, एक छोटी सी एक प्यारी सी बात मैं आपको ये बता दूं, एक छोटी सी एक प्यारी सी बात मैं बता दूं। कहीं पर ये लिखा हुआ आ जाए पीएमसी लिखा हो जाए, पीएमसी, या फिर इसी को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोलते हैं पराग मात्र कोशिका, इसका हमारे पास पे नाम होता है मियोसिस। यस, अर्धसूत्री को इंग्लिश में हम मियोसिस बोलते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है मेरे लाडले, इसी को आप एक और नाम दे देते हो, इसी का हमारे पास पे नाम होता है पराग मात्र कोशिका, इसका हमारे पास में नाम होता है। ये दोनों नाम सेम है, सेम चीजों के ही नाम होते हैं। पॉलिन मदर सेल भी इसको हम बोलते हैं। क्या ये बात याद रहेगी? पॉलिन मदर सेल, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है उसी को हम पॉलिन मदर सेल के नाम से शॉर्ट फॉर्म में पीएमसी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। मेरी बात समझ में आ गई क्या? इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में पीएमसी के नाम से जानते हैं। एनी कंफ्यूजन मेरे लाडले? ठीक है ना, जो लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसी को हम पराग मात्र कोशिका के नाम से भी जानते हैं, पॉलिन मदर सेल के नाम से भी जानते हैं। ये बात क्लियर है? ओके सर जी, चलो आओ सुनाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, कुछ स्पेशल सी बातें जो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं। मेरे लाडले, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन, ये दो विभाजन चलते हैं। एक चलता है अर्धसूत्री विभाजन और एक चलता है समसूत्री विभाजन। इन दोनों विभाजन के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, जरा हम आपको ये बता दें। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, पहले मैं आपको क्या कर दूं, ये बता दूं। ठीक है ना, देखो अर्धसूत्री विभाजन की जब हम बात कर रहे हैं तो अर्धसूत्री विभाजन के अंदर मेरे लाडले जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो हमारे पास में आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में। कहने का मतलब क्या है, मान लो कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसके अंदर बेटा जी 40 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। कितने? 40 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो अर्धसूत्री विभाजन की वजह से गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस लघु बीजाणु के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 20। 40 का आधा कितना हो गया हमारे पास में? 20 हो गया। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? एनी कंफ्यूजन? अपर्णा मेरे बच्चा किस चीज में कंफ्यूज हो गए हो बताइएगा, ठीक है ना। ओके सेजल, जस्ट अ मिनट, थोड़ी देर में मैं बंद करूंगा। यस, तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अर्धसूत्री विभाजन की जब हम बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन में मेरे लाडले जो गुणसूत्रों की संख्या होती है ना वो हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या जो है वो हमारे पास में आधी हो जाती है। ठीक है मास्टर साहब,
इतनी बात जो है वो हमारे पास में क्या है, क्लियर हो गई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूं, मान लो मैंने यहां पे लिखा, देखो यहां पर अगर हम देखें लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसके अंदर बेटा गुणसूत्रों की संख्या 2n है, मतलब ये डिप्लॉइड है। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड है, द्विगुणित है। तो यहां पर लघु बीजाणु कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। 2n का आधा कितना होता है, 2n का हमारे पास में जो आधा है मेरे बच्चा वो n हो चला है। 2n का जो आधा है वो हमारे पास में n हो चला है। मेरी बात समझ में आ गई है? कोई इसमें समस्या, कोई परेशानी नजर आ रही है क्या? तो हमारा जो बीजाणु जन ऊतक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या इसी को हम पराग मात्र कोशिका के नाम से जान रहे हैं, इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 2n होती है, द्विगुणित होते हैं, और इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसकी वजह से ये जो लघु बीजाणु है ये कैसा हो जाता है मेरे बच्चा, हैप्लॉइड हो जाता है, अगुणित हो जाता है। ठीक है ना? n का मतलब होता है अगुणित, 2n का मतलब होता है द्विगुणित, और 3n का मतलब होता है त्रिगुणित। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को इसके रिगार्डिंग ला 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 ला, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन हो, तो मैं आपको बता दूं, पहले ही बता दूं, मैं पहले ही लिख दूं। वैसे तो बहुत कॉमन सेंस वाली, मतलब बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन फिर भी मेरे लाडले अगर तुम्हें कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। देखो ध्यान से सुनो, स्पेशल पॉइंट जरा ध्यान से सुन लो भैया। मैं हर एक छोटी चीज आपको बताना पसंद कर रहा हूं ताकि इनिशियल स्टेज में आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखो सबसे पहली चीज तो, अगर कहीं पर भी मैं अगुणित लिख रहा हूं, अगुणित का मतलब क्या होता है, अगुणित को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं n, मतलब जितने भी गुणसूत्र है ना वो सिंगल है, गुणसूत्र का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो एक गुणसूत्र है, इसलिए हम बोलते हैं वो अगुणित हो गया, हैप्लॉइड हो गया। दूसरी कंडीशन मेरे बच्चा निकल करके आती है किसकी, द्विगुणित की। द्विगुणित को हम कैसे लिखते हैं मेरे लाडले, द्विगुणित को हम लिखते हैं 2n से लिखते हैं। मतलब जो गुणसूत्र है वो 2 के जोड़े में प्रेजेंट है, 2 के जोड़े में गुणसूत्र प्रेजेंट है, इसलिए उसको हम 2n लिखते हैं मेरे बच्चा। ठीक है ना? तीसरी कंडीशन मेरे लाडले आती है यहां पे क्या, त्रिगुणित। आपके लिए ये 3 शब्द आईएमपी, ये तीनों शब्द इस चैप्टर के अंदर चलते रहेंगे। त्रिगुणित को हम लिखते हैं 3n, और इसका मतलब क्या होता है कि गुणसूत्र जो है वो 3 के जोड़े में प्रेजेंट है। ठीक है ना? एक सिंगल है हैप्लॉइड, तो उसको हम एक सिंगल एक गुणसूत्र प्रेजेंट है तो अगुणित, हैप्लॉइड 2 प्रेजेंट है तो 2n द्विगुणित, और ये हो गया हमारे पास में त्रिगुणित। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। दैट्स इट, कोई कंफ्यूजन वाली बात इसमें नहीं आना चाहिए। ओके सर जी। तो हमारे पास में जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, तो हमारे पास में जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है मेरे लाडले, जो हमारे पास में लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, किसकी बात कर रहे हैं हम, लघु बीजाणु मात्र कोशिका की बात कर रहे हैं। ये कैसी होती है, ये डिप्लॉइड होती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये कैसी हो गई, हैप्लॉइड, मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। बात खत्म, बात खत्म। कोई कंफ्यूजन नजर आ रहा है तो आप मुझे बताएं, अन्यथा आप एक बार क्या करें, फायर इमोजी भेज दें। इसमें कोई कंफ्यूजन अगर आपको लग रहा है तो आप मुझे बताएं, अन्यथा आप क्या करें, एक फायर इमोजी भेज दें, एक फायर इमोजी भेज दें आप। ठीक है मेरे बच्चा, ठीक है मेरे लाडले। चलो भैया आओ जरा ध्यान से। अब मैंने आपको मेरे बच्चा लास्ट के लेक्चर में ये बात पढ़ा रखी है, लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको ये बात पढ़ा रखी है। क्या पढ़ा है मैंने आपसे कहा था गुरुदेव कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का बनना, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का बनना, यह क्या कहलाता है मेरे बच्चा, इसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है ना सर, गुणसूत्र क्या होता है बेटा, डीएनए जो होता है, जो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। देखो ये है बेटा जी कोशिका, कोशिका के अंदर होता है ये केंद्रक, कोशिका के अंदर है ये हमारे पास में कौन, केंद्रक। ठीक है, इस केंद्रक के अंदर पड़ा हुआ होता है कौन, डीएनए। इस तरह से ये जो डीएनए है मेरे बच्चा, ये थैलियों में क्या हो जाता है, पैक हो जाता है। तो डीएनए जब थैलियों में पैक हो जाता है, उन्हीं थैलियों को हम गुणसूत्र बोलते हैं। डीएनए जिन थैलियों में पैक होता है, उन थैलियों को मेरे बच्चा हम गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, हर कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र होता है वो अलग अलग होता है। समझ में आ गई गुणसूत्र किसको बोलते हैं। ओके, नमस्ते नमस्ते। ओके
ठीक है मेरे लाडले, चलो डन है मार्ट साहब, इतनी बात डन है। तो यहां पर मेरे लाडले लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का बनना, इसे हम क्या नाम देते हैं सर जी? हम इसे लघु बीजाणु जनन नाम देते हैं। इस प्रोसेस को हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ लिया है, इसे हम नाम दे देते हैं ये लघु बीजाणु जनन हो चला है, लघु बीजाणु जनन हो चला है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं मेरे लाडले क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसका हमारे पास में नाम हो चला है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है मेरे बच्चा, मेरी बात समझ में आ गई मेरे लाडले? एनी कंफ्यूजन? यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ओके ओके, इसमें कोई समस्या नहीं है? ओके सर जी, आओ आओ आगे की तरफ अब हम बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो ध्यान से सुनो, ये जो लघु बीजाणु है मेरे लाडले, ये लघु बीजाणु आगे चल करके, ये लघु बीजाणु आगे चल करके इस लघु बीजाणु के अंदर क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। इस लघु बीजाणु के अंदर आगे चल करके बहुत ज्यादा परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं, और इस लघु बीजाणु का जो नाम होता है वो चेंज हो जाता है। इस लघु बीजाणु का नाम हम दे देते हैं बेटा जी क्या? पराग कण नाम रख देते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? ये लघु बीजाणु आगे चल के, समय के साथ में आगे चल के धीरे 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 अपने अंदर चेंज लेता हुआ आता है, परिवर्तन करता हुआ आता है, और इस लघु बीजाणु को हम आगे चल के क्या नाम दे देते हैं? पराग कण नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिया? पराग कण। यही पराग कण मेरे बच्चा, ये जो पराग कण है, ये जो पराग कण आपको दिखाई दे रहा है, ये जो शब्द पराग कण है, ये पराग कण को हम एक नाम देते हैं नर युग्मकोद्भिद। क्या नाम दे देते हैं? नर युग्मकोद्भिद। ये पराग कण क्या है? ये नर युग्मकोद्भिद है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? नर युग्मकोद्भिद, इसका हमने क्या कर दिया? नाम दे दिया। लघु बीजाणु आगे जाकर के किसमें बदल जाता है? पराग कण में बदल जाता है। लघु बीजाणु आगे जाकर के पराग कण में बदल जाता है। यह पराग कण क्या है? नर युग्मकोद्भिद है। सर युग्मकोद्भिद का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा तुम लोगों ने। सर युग्मकोद्भिद का मतलब क्या होता है, हमें यह बताइए। सर युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं बेटा गैमीटोफाइट। इंग्लिश में इसका नाम होता है गैमीटोफाइट। ध्यान से सुनना, ऐसी कोशिका, ध्यान से सुनना, गैमीटोफाइट का मतलब क्या होता है? ऐसी कोशिका, ऐसी कोशिका या संरचना, ऐसी कोशिका या संरचना जिसके ऊपर, जिसके ऊपर या अंदर, ऐसी कोशिका या ऐसी संरचना जिसके ऊपर या अंदर युग्मक निर्माण हो। क्या हो? युग्मक बने, युग्मक क्या हो? बने। उसे हम नाम दे देते हैं मेरे बच्चा युग्मकोद्भिद। उसी को हम नाम दे देते हैं युग्मकोद्भिद। उसका हमारे पास में नाम हो गया। फिर से बता दूं एक बात, उसे युग्मकोद्भिद कहते हैं। एक बार फिर से बता दूं, सुनो जरा ध्यान से। मैंने आपसे यह कहा कि जो लघु बीजाणु है वो किस में बदल जाता है? पराग कण में बदल जाता है। इसी पराग कण को हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पराग कण के अंदर बेटा नर युग्मक पाए जाते हैं, मेल गैमिट्स पाए जाते हैं इस पॉलन ग्रेन के अंदर। युग्मकोद्भिद शब्द का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोशिका या ऐसी संरचना जिसके ऊपर या उसके अंदर युग्मक का फॉर्मेशन होगा, उसे हम बोलेंगे युग्मकोद्भिद। ठीक है ना? तो पॉलन ग्रेन के अंदर ही क्या पाए जाते हैं? मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। किसके? प्लांट्स के। इसलिए इसको हम नर युग्मकोद्भिद के नाम से जानते हैं। ठीक है सर जी। हमारे इस लघु बीजाणु से, हमारे इस लघु बीजाणु से इस पराग कण का बनना, इस लघु बीजाणु से पराग कण का बनना, इस प्रोसेस को मेरे लाडलो हम नाम देते हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास। नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद का विकास, इसका हमारे पास पे नाम हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? लघु बीजाणु से किसका बनना? परागकण का बनना। इस प्रोसेस को हम नर युग्मकोद्भिद का विकास नाम देते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट नाम देते हैं। इसी को हम नाम दे देते हैं क्या? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चा? मैंने आपको लास्ट के लेक्चर के अंदर क्या पढ़ाया था? मैंने आपको लास्ट के लेक्चर के अंदर लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ाया था। हमने लघु बीजाणु जनन कंप्लीट पढ़ लिया है।
लघु बीजाणु जनन हमने क्या कर लिया मेरे बच्चा, कंप्लीट पढ़ लिया है, ठीक है ना। लघु बीजाणु जनन हमने कंप्लीट पढ़ा है। हमने लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को लास्ट लेक्चर में पढ़ा। आज हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस लघु बीजाणु से परागकण कैसा बनता है इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और लघु बीजाणु से परागकण का बनना, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का विकास, इसका हमारे पास में नाम होता है। चलिए भैया बताइए, एनी कंफ्यूजन, कोई समस्या इसके अंदर मेरे लाडले, ठीक है ना। सर इसका फिगर भी आता है क्या, इसका डायग्राम भी आता है? यस मेरे बच्चा, इसका डायग्राम भी आपसे पूछा जाता है। अभी डायग्राम भी मैं बताऊंगा और वो डायग्राम भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है मेरे लाडले। वो डायग्राम भी क्या किया जाता है, पूछा जाता है। एनी कंफ्यूजन मेरे लाडले, इसमें कोई समस्या, कोई समस्या, ठीक है ना। डन डना डन डन वाली बात है, डन डन डना डन। चलिए कुछ डाउट है आपके, हम देख लेते हैं। कुछ डाउट है हमारे, लघु बीजाणु क्या होता है? एक कोशिका है मेरे बच्चा, एक कोशिका है। ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें युग्मक का निर्माण होता है उसे युग्मकोद्भिद कहते हैं। राइट सर, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा जी, समरा सिद्दीकी, बिल्कुल ठीक है ना। युग्मक मतलब क्या, एक ऐसी कोशिका जो कि आगे जाकर के बच्चा पैदा करने में सहायता करती है, उसको युग्मक बोलते हैं। फर्स्ट लेक्चर में बताया था। कृतिका बेटा कहां डाउट आया बताइए, ठीक है बताइएगा। युग्मकोद्भिद उस संरचना को, उस कोशिका को बोलते हैं जिसके अंदर गैमेट्स बनते हैं, ठीक है ना, जिसमें गैमेट्स बनते हैं। मेरे लाडले युग्मक, आप पूछ रहे हो कि सर युग्मक किसे कहते हैं? मेरे लाडले युग्मक किसे कहते हैं, ये पहले ही लेक्चर में मैंने बताया है। युग्मक का मतलब होता है एक ऐसी कोशिका जो आगे जाकर के बच्चा पैदा करती है, ठीक है। चलिए भैया, ओके कनिष्ठ एक बार रिपीट, ओके। समसूत्री अर्धसूत्री मेरे लाडले मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था। मेरे लाडलो उन सवालों को बार बार अगर आप पूछेंगे जो हम आगे पहले पढ़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपका समय खराब होगा। ओके चलो, समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है और अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है? समसूत्री विभाजन का मतलब ऐसा विभाजन जिसमें एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। देखो भैया, एक कोशिका हमारे पास में, देखो भैया समसूत्री अर्धसूत्री जरा देखो भैया, हमारे पास में एक कोशिका, ये है एक कोशिका। इस एक कोशिका से दो कोशिका का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इस एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हुआ, दो कोशिका का हमारे पास में क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो इस विभाजन को हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। और यदि एक कोशिका से मेरे लाडले, इस एक कोशिका से चार कोशिकाओं का अगर निर्माण हो जाए, चार, 1 2 3 एंड 4, अगर चार कोशिकाओं का निर्माण हो जाए तो ऐसा विभाजन जो होता है उसे हम अर्धसूत्री विभाजन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना। जब, अरे यार, जब एक कोशिका से दो कोशिका बनती है मेरे बच्चा, तो उससे हम नाम दे देते हैं, वो हमारे पास में क्या हो गया है, समसूत्री हो गया। ये ऊपर वाला जो होता है इसको हम समसूत्री के नाम से जानते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसे हम अर्धसूत्री के नाम से जानते हैं। एक कोशिका से अगर दो कोशिका बनती है तो उसे हम बोलते हैं वो समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन। और जब एक से कोशिका से चार कोशिका बनती है तो उसे हम बोलते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन। फर्क क्या होता है? इसमें एक से दो कोशिका बनती है और दोनों में युग्मक एक जैसे होते हैं। इसमें एक से चार बनती है, इसमें गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, बस ये फर्क होता है। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था। चलिए, तो अब हम बात करते हैं गुरुदेव हमारे इस टॉपिक की। हम बात करते हैं लघु बीजाणु से परागकण कैसे बनता है, युग्मक कैसे बनते हैं, हम इसके ऊपर आते हैं। एकदम आराम से सुनिएगा मेरे बच्चा, हर एक बात को मेरी को क्या कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, पकड़ने का प्रयास कीजिएगा मेरी बातों को। देखो, मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में, लघु बीजाणु से परागकण कैसे बनता है, उस चीज के बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है, ओके सर जी, ओके सर जी। देखो, हमारे पास में है मेरे लाडले, ये कौन, परागकण है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी लघु बीजाणु है। ये जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है मेरे लाडले, ये कौन दिखाई दे रहा है, ये लघु बीजाणु दिखाई दे रहा है। एकदम छोटा सा है, प्यारा सा है, गुल्लू सा है,
एकदम छोटा सा, एकदम प्यारा सा हमारे पास में क्या, ये गुल्लू सा हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये लघु बीजाणु दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है मेरे लाडले, इस संरचना को, इस गोले को हमने क्या नाम दिया है, लघु बीजाणु नाम दिया है। ये लघु बीजाणु कैसे बना है ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया। ये हमारे पास में कौन है, ये लघु बीजाणु है, और ये कैसे बना ये मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में क्या कर दिया है, पढ़ा दिया है। ठीक है, इस लघु बीजाणु को मेरे लाडलो, इस लघु बीजाणु को एक और नाम दिया जाता है, इसे अपरिपक्व लघु बीजाणु। ये क्या है हमारे पास में, लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर। इस लघु बीजाणु को हम नाम दे देते हैं अपरिपक्व। अपरिपक्व का मतलब क्या होता है कि अभी नाबालिग है, अभी बड़ा नहीं हुआ। अपरिपक्व परागकण है, मतलब पूरी तरह से नहीं बना। ठीक है ना, नाबालिग हमारे पास में क्या है, ये परागकण हो गया। ये एकदम छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, लघु बीजाणु दिखाई दे रहा है। इस लघु बीजाणु से कैसे परागकण बनता है मैं आपको ये सिखा रहा हूं। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ये जो लघु बीजाणु है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक केंद्रक पड़ा हुआ है। लघु बीजाणु के अंदर पड़ा हुआ है एक केंद्रक। ओके मार्ट साहब, ये जो लघु बीजाणु के अंदर ये केंद्रक पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है मेरे बच्चा, इस केंद्रक के अंदर मेरे लाडलो डिवीजन हो जाता है, विभाजन हो जाता है। ये जो केंद्रक है ये दो हिस्सों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। कौन केंद्रक, कौन सा वाला, ये जो लघु बीजाणु के अंदर पड़ा हुआ है ये केंद्रक दो हिस्सों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, कौन सा विभाजन होता है यहाँ पे दो हिस्सों में टूटा, इसका मतलब क्या है, समसूत्री विभाजन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको सिखाया था, जब एक कोशिका या केंद्रक दो हिस्सों में बट जाए तो हम उस विभाजन को क्या नाम दे देते हैं, समसूत्री विभाजन नाम दे देते हैं। एक दो हिस्सों में अगर बट जाए तो उसको समसूत्री विभाजन। तो यहां पर ये जो अंदर वाला केंद्रक था, ये अंदर वाला केंद्रक दो अलग अलग हिस्सों में क्या हो गया है, टूट गया। दो अलग अलग हिस्सों में टूट गया मेरे बच्चा। कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। दो अलग अलग हिस्सों में क्या हुआ, टूट गया। और ये जो दो अलग अलग हिस्सों में टूटा, तो हमने कहा भैया यहां पे कौन सा विभाजन हुआ है, यहां पर समसूत्री विभाजन हुआ है। यहां पे कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, समसूत्री विभाजन की वजह से इस लघु बीजाणु का केंद्रक दो अलग अलग हिस्सों में क्या हो चला है, टूट चुका है। ठीक है, दो अलग अलग हिस्सों में टूट गया, मतलब दो अलग अलग हमारे पास में क्या बने हैं मेरे बच्चा, केंद्रक बने। दो अलग अलग हमारे पास में क्या बने हैं, केंद्रक बने। इन दोनों केंद्रक में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, एक आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा और एक आपको कैसा दिखाई दे रहा होगा, बड़ा दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों केंद्रकों के अंदर एकदम हल्का सा क्या होता है, फर्क होता है। क्या फर्क है, ये जो केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है मेरे बच्चा, ये आपको छोटा दिखाई दे रहा है, और ये वाला जो केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है मेरे लाडले, ये आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, दोनों। यहां से सवाल आता है, आराम से सुनिएगा, आराम से समझिएगा मेरे बच्चा, आराम से, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लघु बीजाणु से परागकण बनना सिखा रहा हूं। पहले इसका केंद्रक दो हिस्सों में टूट गया, एक केंद्रक बड़ा दिखाई दे रहा है और एक छोटा दिखाई दे रहा है। जो बड़ा केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है, जो बड़ा केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है, उसे हम नाम दे देते हैं मेरे बच्चा, कायिक केंद्रक। उसका नाम होता है हमारे पास में क्या, कायिक केंद्रक, उसका नाम हो गया। इंग्लिश में इसे बोलते हैं वेजेटेटिव न्यूक्लियस। इंग्लिश में इसका हमारे पास में नाम हो गया वेजेटेटिव न्यूक्लियस, इसका हमारे पास में नाम हो चला है वेजेटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है मार्ट साहब, इतनी बात डन है। इस वेजेटेटिव न्यूक्लियस की खासियत है, क्या खासियत है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला स्पेशल सा पॉइंट, पहली खासियत तो ये कि ये बड़े आकार का है मेरे बच्चा। इसका जो आकार है वो कैसा दिखाई दे रहा है, बड़ा, बड़ा आकार दिखाई दे रहा है। और ये जो केंद्रक है जिसका नाम हमने कायिक केंद्रक रखा, लाल रंग का दिखाई दे रहा है, ये कहां पर होता है, ये मध्य में होता है। ठीक है, इसमें, इस पूरे लघु बीजाणु के मध्य में पाया जाता है, मध्य में उपस्थित है। ध्यान से सुनना भैया, मध्य में हमारे पास में क्या देखने को मिल रहा है, ये उपस्थित देखने को मिला। ठीक है मार्ट साहब, इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ मार्ट साहब, जो ऊपर वाला केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है मेरे लाडले, उस केंद्रक को हम नाम दे देते हैं जनन केंद्रक। ऊपर वाला जो केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम हमारे पास में हो जाता है क्या, जनन केंद्रक, उसका हमारे पास में नाम हो जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसका हमारे पास में नाम हो गया है जनरेटिव। ठीक है ना, इंग्लिश में उसका हमारे पास में नाम हो गया है जनरेटिव न्यूक्लियस, GENERA, जनरेटिव न्यूक्लियस।
एनी कंफ्यूजन मेरे लाडले, इसमें कोई समस्या है क्या? मैंने बस आपसे ये कहा कि भैया लघु बीजाणु का जो केंद्रक है वो दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया, दो अलग अलग हिस्सों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, दो केंद्रक बने, एक बना है छोटा वाला और एक बना है बड़ा वाला। बड़े वाले को बोला कायिक केंद्रक और छोटे वाले को बोला है जनन केंद्रक। जनन केंद्रक कैसा होता है? तो भैया हमने कहा ये छोटा आकार हो गया, इसका छोटा आकार हो गया। और ये कहां पर प्रेजेंट है? ये क्या मध्य में प्रेजेंट है क्या? नहीं, ये मध्य में प्रेजेंट नहीं है, ये किनारे पर है, किनारे वाले हिस्से पर प्रेजेंट है। इसलिए मेरे बच्चा हम बोल देते हैं कि भैया ये परिधि पर है, परिधि पर उपस्थित, परिधि पर क्या हो गया, ये उपस्थित हो गया। एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चा, इसमें कोई समस्या है क्या? कोई डाउट इसके अंदर? ये किनारे पर होता है, कौन सा? जनरेटिव न्यूक्लियस किनारे पर है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहां पर है? सेंटर में है। ओके, ये जो जनन केंद्रक है ये प्रॉपर गोल होता है, लेकिन ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है मेरे बच्चा, इसका आकार अनियमित होता है, मतलब उबड़ खाबड़ होता है, अनियमित आकार, अनियमित आकार इसका हमारे पास पे देखने को मिलता है। बोलो ठीक है ना? अनियमित आकार का मतलब कहीं से उठा हुआ, कहीं से दबा हुआ, कहीं से उठा हुआ, कहीं से दबा हुआ, ऐसा हमारे पास में ये देखने को मिल रहा है। एनी कंफ्यूजन? इसमें कोई समस्या? बात क्लियर है? बात क्लियर है? इसमें कोई समस्या आएगा? खटाखट से एक बार फायर इमोजी भेज करके बताइएगा। डन 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 डन। हम कहानी को धीरे 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 क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ लेकर के चल रहे हैं। इसमें कोई समस्या मेरे बच्चा? हाँ, जल्दी से बताइए मेरे लाडलो, जल्दी से बताइएगा। मेरे लाडलो जल्दी से बताइएगा, क्या इसमें कोई दिक्कत? यस, कोई दिक्कत मेरे बच्चा? यस, खटाखट से जिस जिसको समझ में आ गया वो खटाखट से फायर इमोजी भेज दीजिएगा। जिस जिसको कहानी समझ में आ गई है वो खटाखट से क्या कर दीजिएगा, फायर इमोजी भेज दीजिएगा। चलिए भाई साहब, खटाखट से फायर इमोजी भेज दीजिएगा। चलिए आओ आगे की तरफ अब हम प्रस्थान कर रहे हैं, आगे की तरफ हम प्रस्थान कर रहे हैं। सुनिएगा, यहां पर मेरे बच्चा हमने ये देख लिया कि भैया दो केंद्रक का क्या हुआ है, निर्माण हुआ, दो अलग अलग केंद्रक का क्या हुआ है, निर्माण हुआ। ओके सर जी, आओ यहां पर ये जो दो अलग अलग केंद्रक बनते हुए हमें दिखाई, दो अलग अलग केंद्रक हमारे पास में क्या हुए, बन गए। ओके ठीक है, ये दोनों जो केंद्रक है मेरे बच्चा, ये दोनों केंद्रक अपने आइट साइड में एक दीवार का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। दोनों केंद्रक अपने आइट साइड में दीवार का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक तो ये वाला केंद्रक पड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा केंद्रक आपको ये यहां पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों ही केंद्रक अपने आइट साइड में अपनी पर्सनल क्या कर लेते हैं, दीवार बना लेते हैं। पहले इनकी कोई पर्सनल दीवार आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बाद में जाकर के ये दोनों ही अपनी पर्सनल क्या कर लेते हैं बेटा, घर की दीवारें बना लेते हैं। जैसे रेड वाले की ये हो गई हमारे पास में रेड दीवार, ये हो गई हमारे पास में रेड वाले की पर्सनल दीवार, और दूसरा हमारे पास में ये जो पिंक वाला है उसकी हो गई पर्सनल दीवार, ये हो गई पिंक वाले की पर्सनल दीवार। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पहले इन दोनों केंद्रक की अपनी कोई पर्सनल दीवार नहीं है, ये बीच में पड़े हुए हैं। बाद में जाकर के इन दोनों केंद्रक की क्या हो गई, अपनी पर्सनल दीवारें बन गई, पर्सनल दीवारें बन गई। जब इनकी पर्सनल दीवारें बन गई इन केंद्रक की, तो इनका नाम अब केंद्रक नहीं होता, अब ये कोशिका कहलाते हैं। जब किसी केंद्रक के आइट साइड में अपनी पर्सनल कोशिका पर्सनल दीवार बन जाए, जब किसी केंद्रक के आइट साइड में अपनी पर्सनल दीवार बन जाए तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, कोशिका नाम दे देते हैं। तो ये जो रेड वाला है जिसने की अपनी पर्सनल दीवार बना ली, इस रेड वाले को, ये जो रेड वाला है जिसने की अपनी क्या कर ली है, पर्सनल दीवार बना ली, रेड वाला जिसने अपनी क्या कर ली है, पर्सनल दीवार बना ली, उस रेड वाले को मेरे बच्चा हम नाम दे देते हैं, रेड वाला जिसने की अपनी क्या कर ली है, पर्सनल दीवार बना ली है, उस रेड वाले को अब हम नाम दे देते हैं, ये केंद्रक नहीं है, ये अब क्या कहलाएगा, ये कोशिका कहलाएगा। कौन सी कोशिका कहलाएगा, ये कायिक कोशिका कहलाएगा। कौन सी कोशिका कहलाएगा, ये कायिक कोशिका कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ गई है क्या? पहले उसके आइट साइड में कोई पर्सनल दीवार नहीं थी, कोई पर्सनल दीवार नहीं थी, इसलिए उसको हमने केंद्रक नाम दिया था। लेकिन जैसे ही उसके आइट साइड में पर्सनल दीवार बन गई, तो अब उसका जो नाम है वो केंद्रक नहीं रहेगा, अब उसका नाम मेरे लाडले कोशिका हो जाएगा। कायिक कोशिका उसका हमारे पास में नाम हो जाएगा। इंग्लिश में क्या नाम दे देंगे, वेजिटेटिव सेल उसका हमारे पास में इंग्लिश में नाम रख देंगे। कायिक कोशिका हमने उसका नाम रख दिया, कायिक कोशिका,
या वेजिटेटिव सेल उसका हमारे पास में नाम हो जाता है। एनी कंफ्यूजन? कोई चेंज नहीं। रेड वाले को पहले केंद्रक बोल रहे थे, जब उसने अपनी पर्सनल दीवार बना ली तो अब उसको कोशिका के नाम से जान रहे हैं। इसका आकार बड़ा होता है, मध्य में उपस्थित अनियमित आकार होता है, सेम एज इट इज पॉइंट। ओके सर। जो बीज वाला हमारे पास में दिखाई दे रहा, जो बाहर के साइड में प्रेजेंट है, इस वाले को मेरे लाडले अब हम केंद्रक नाम नहीं देंगे, अब ये भी हमारे पास में कोशिका के नाम से क्या होगा, जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। इसका नाम हम रख देंगे भाई साहब, ये हो चलिए हमारे पास में कौन सी कोशिका, जनन कोशिका हो चलिए। ये हमारे पास में हो चलिए कौन सी कोशिका, जनन कोशिका। ठीक है, क्या आपको इसमें कोई परेशानी नजर आ रही है? क्या आपको इसमें कोई परेशानी नजर आ रही है? तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया जनन कोशिका क्या है या फिर कायिक कोशिका क्या है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जनन कोशिका या कायिक कोशिका क्या होती। जनन कोशिका, इसी को हमने कहा जनरेटिव सेल। एनी कंफ्यूजन मेरे लाडले? कोई समस्या इसके अंदर? ठीक है ना, आराम से। कैसे परागकण बन रहा है मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि भैया कैसे पॉलिन ग्रेन का, परागकण का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, कैसे पॉलिन ग्रेन का हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। चलिए, एक स्पेशल सा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, ये जो हमारे पास में कायिक कोशिका होती है, इसके अंदर मेरे बच्चा भोज्य पदार्थ पाया जाता है। इसका आकार बड़ा, और इसमें भोज्य पदार्थ का क्या होता है, संग्रहण होता है। भोज्य पदार्थ का संग्रहण होता है। इसमें खाने पीने की चीजें क्या होती है, पड़ी हुई होती है। किसके अंदर, इस जनरेटिव सेल के अंदर, कायिक कोशिका के अंदर। ओके, सॉरी, वेजिटेटिव सेल के अंदर, जनरेटिव नहीं, वेजिटेटिव सेल के अंदर। जनन कोशिका छोटे आकार की परिधि की तरफ प्रेजेंट है, और किसके कोशिका द्रव्य में पड़ी हुई है, इस कायिक कोशिका के अंदर ही पड़ी हुई हमें दिखाई दे रही है। ठीक है ना, कायिक कोशिका के अंदर ही पड़ी हुई हमारे पास में दिखाई दे रही। कोई समस्या इसके अंदर नहीं सर जी? आओ आगे की तरफ बात चलो, यहां पर ध्यान से सुनने का प्रयास करो। ये जो आपको दिखाई दे रहा था, ये क्या था, लघु बीजाणु। इसको हमने क्या कहा, अपरिपक्व परागकण कहा। यहां पर ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपने आप को बदल रहा है। यहां पर हमारे पास में ये क्या दिखाई दे रहा है, ये अभी पूरा कंप्लीट परागकण नहीं बना, थोड़ा अधूरा बना है। इसके अंदर, इस लघु बीजाणु के अंदर, इस अपरिपक्व परागकण के अंदर कितनी कोशिकाएं दिखाई दे रही है, आपको 2 कोशिकाएं दिखाई दे रही। एक है कायिक कोशिका और एक दिखाई दे रही है जनन कोशिका। ठीक है ना, तो इसका नाम हो जाता है, ये 2 कोशिकीय हमारे पास में परागकण हो गया है। 2 कोशिकीय हमारे पास में क्या हो चला है, ये परागकण हो चला है। 2 सेल स्टेज का हमारे पास में क्या हो गया, ये पॉलिन ग्रेन हो गया। ओके सर जी। वन लास्ट स्टेप जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, वन लास्ट स्टेप जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ये जो हमारे पास में 2 कोशिकाओं वाला परागकण है, कभी कभी इस परागकण के अंदर जो जनन कोशिका है मेरे लाडले, ध्यान से सुनना, कभी कभी इस परागकण के अंदर जो जनन कोशिका है उसमें विभाजन हो जाता है। जनन कोशिका क्या हो जाती है, टूट जाती है। ध्यान से सुनो, जनन कोशिका कभी कभी क्या हो जाती है, टूट जाती है। कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में टूट जाती है। अब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि जब एक कोशिका 2 हिस्सों में टूट जाए तो कौन सा विभाजन कहलाएगा। जब एक कोशिका 2 हिस्सों में टूट जाए तो कौन सा विभाजन कहलाएगा मेरे लाडले, कौन सा विभाजन कहलाएगा, समसूत्री विभाजन कहलाएगा। सर आपने ये हमको बताया है। तो यहां पर हमारी जो कायिक कोशिका है वो तो पड़ी हुई है, कायिक कोशिका तो जैसी थी वैसी की वैसी पड़ी हुई है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। कायिक कोशिका तो जैसी थी वैसी के वैसी हमारे पास में क्या है, पड़ी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो जनन कोशिका थी मेरे लाडले, वो 2 अलग अलग हिस्सों में क्या हो गई, टूट गई। जब 2 अलग अलग हिस्सों में वो टूट गई जनन कोशिका, तो ये जो 2 अलग अलग कोशिकाएं बनी है यहां पे, इन कोशिकाओं को हम नाम दे देते हैं नर युग्मक। इन कोशिकाओं को हम नाम दे देते हैं, ये क्या हो गया हमारे पास में, नर युग्मक हो गए। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है मेरे बच्चा? क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है मेरे लाडले? यहां पर ये जो दिखाई दे रही है रेड कलर की, ये तो आपकी कायिक कोशिका है ही है, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं मार्ट साहब। लेकिन जो जनन कोशिका थी मार्ट साहब, वो 2 हिस्सों में क्या हो गई, टूट गई। और जैसे ही जनन कोशिका 2 हिस्सों में टूट गई, तो ये जो 2 नई कोशिकाएं हमारे पास में बनी हैं, इसका नाम हम रख देते हैं मेरे बच्चा, ये नर युग्मक कहलाते हैं।
ये हमारे पास में क्या कहलाते हैं, नर युग्मक कहलाते हैं। ठीक है ना, ये जो दो हमारे पास में बन गए इसी को हम नाम दे देते हैं ये नर युग्मक हो चले, नर युग्मक हमारे पास में हो चले, नर युग्मक। कितने नर युग्मक हो गए, दो हमारे पास में दिखाई दे रहे, इसमें कोई समस्या मेरे लाडले। ठीक है ना, अब देखो ऊपर ये जो स्ट्रक्चर था इसमें कितनी कोशिकाएं पड़ी हुई थी, दो कोशिकाएं, इसलिए इसको हमने कहा दो कोशिकीय परागकण कहा। और यहां पे ये जो हमारे पास में दिखाई दे रहा है परागकण, इसमें कितनी कोशिकाएं हैं, सोचो समझो देखो और बताओ मुझे कि इसमें कितनी कोशिकाएं दिखाई दे रही। बोलो भैया, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। कितनी कोशिकाएं दिखाई दे रही है बेटा, एक तो दिखाई दे रही है हमारे पास में कायिक कोशिका और दो दिखाई दे रहे हैं हमारे पास में नर युग्मक दिखाई दे रहे हैं। दो हमारे पास में दिखाई दे रहे हैं क्या, नर युग्मक। मतलब टोटल हमारे पास में कितना हो गया है, तीन हमारे पास में कोशिकाएं देखने को मिल रही है, तीन कोशिका। इसलिए ये जो परागकण, ये जो स्ट्रक्चर पूरा बना है इसे हम बोल देते हैं मेरे बच्चा ये तीन कोशिकीय परागकण हो चला है। तीन कोशिकीय हमारे पास में क्या है, ये पॉलिंग ग्रेन हो गया, परागकण हो चला है। या इसी को मेरे बच्चा हम नाम दे देते हैं ये परिपक्व परागकण हो गया है, परिपक्व परागकण, मेच्योर पॉलिंग ग्रेन हमारे पास में हो चला है। ठीक है ना, मेच्योर हमारे पास में क्या हो गया है, पॉलिंग ग्रेन हो चला है। क्या एनी कंफ्यूजन, ये है मेच्योर पॉलिंग ग्रेन, पूरी तरह से बड़ा हो गया। ये था हमारे पास में इमेच्योर पॉलिंग ग्रेन, लघु बीजाणु था। तो यहां से लघु बीजाणु से परागकण का बनना, ये जो पूरी स्टेप है मेरे लाडले, इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, नर युग्मकोद्भिद का विकास। इसी का नाम होता है हमारे पास में नर युग्मकोद्भिद का विकास। कोई समस्या मेरे मुन्ना, मेरे मुन्ना, मेरे मुन्ना, कोई समस्या इसके अंदर? एक बार मैं बता दूं, एक बार रिपीट कर दूं, एकदम आराम से सुनो। मैं पहले ही आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। लघु बीजाणु था, उसके अंदर एक केंद्रक पड़ा हुआ था। लघु बीजाणु था, उसके अंदर एक केंद्रक पड़ा था। आराम से सुनो, वो केंद्रक दो हिस्सों में टूट गया। जब एक कोशिका, एक केंद्रक दो हिस्सों में टूट जाए तो विभाजन को समसूत्री विभाजन कहते हैं। यहां पे समसूत्री विभाजन हुआ जिसकी वजह से दो केंद्रक बने। एक बड़ा केंद्रक था, कायिक केंद्रक, इसका आकार बड़ा। ये कहां पर प्रेजेंट था, तो सेंटर में प्रेजेंट था। आकार उबड़ खाबड़ था, अनियमित था। इधर छोटा केंद्रक, जनन केंद्रक, कहां पर है, किनारे की तरफ क्या है, प्रेजेंट है। इन दोनों केंद्रक के आइट साइड में दीवार का क्या हुआ, फॉर्मेशन। जब दीवार का फॉर्मेशन हुआ तो अब इसका नाम बदल दिया हमने, कायिक कोशिका नाम रख दिया, और इसका नाम रख दिया जनन कोशिका। ये बड़े आकार की कोशिका, सेंटर में प्रेजेंट, अनियमित आकार है, और ये भोज पदार्थ को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। और इससे हमने कहा छोटे आकार की परिधि की तरह। अब फिर से ये जो जनन कोशिका है वो दो हिस्सों में क्या हो गई, टूट गई। कौन सा विभाजन हुआ मेरे बच्चा, सर जी समसूत्री विभाजन हुआ। किसमें हुआ, जनन कोशिका में। जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन हमारे पास में हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास में अब दो नई कोशिकाएं बनती हुई दिखाई दी। उसे हमने कहा है वो नर युग्मक हो गए, उसे हमने कहा वो नर युग्मक हो गए। टोटल यहां पे हमें तीन कोशिकाएं दिखाई दी, ये तीन कोशिकीय परागकण है। इसको हम परिपक्व परागकण के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले में दो कोशिकाएं थी, इसको दो कोशिकीय परागकण के नाम से जानते हैं। दैट्स इट, बात खत्म, पैसा हजम, कहानी खत्म। चलिए, हाँ जी, डन 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 डन, टॉपिक समझ में आ गया। इसके ऊपर बेस्ड कुछ सवाल है जो कि मैं अब आपको कराऊंगा, ठीक है ना। इसके ऊपर बेस्ड कुछ सवाल है जो कि अब मैं आपको कराऊंगा, ठीक है मेरे लाडले। ओके ओके मेरे लाडले, ठीक है, ओके मेरे लाडले। चलिए, सवाल करवाऊं क्या मेरे बच्चा? हाँ जी, सवाल करवाऊं क्या मेरे लाडले? हाँ जी, सवाल करवाऊं क्या मेरे लाडले? आपकी परमिशन हो, विथ योर परमिशन मैं सवाल को अब शुरू करूंगा, सवाल आपको दूंगा। चलिए, समझ नहीं आया ओम भाई, सिर्फ इतना लिखने से कुछ नहीं होगा मेरे बच्चा, मैं आपका सॉल्यूशन नहीं कर पाऊंगा। आपको ये बताना पड़ेगा कहां क्या समझ में नहीं आया। सर, कैसे वेजिटेटिव सेल में जनरेटिव सेल पाई जाती है? बेटा उपस्थित रहती है, घेर करके वो रखती है, उसमें घेर करके वो रखती है।
क्या पर्सनल दीवार नहीं होगी गैमेटोफाइट की? नहीं। टेपिटम समझा दो ना प्लीज बेटा कन्हैया जी, कल ही मैंने टेपिटम के बारे में समझा है बेटा जी। सर जी दो नर युग्मक है वो दीवार नहीं बनाते हैं क्या? बेटा दोनों नर युग्मक अपनी दीवार को बना लेते हैं। मेल गैमेट ऑल्सो कॉल्ड परागकण, एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल नहीं बेटा, परागकण देखो ये जो पूरा है ये परागकण है और इसके अंदर ये जो प्रेजेंट है दो कोशिकाएं उसको नर युग्मक बोला है। तो पॉलिन ग्रेन इज डिफरेंट एंड मेल गैमेट इज डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीज है मेरे बच्चा, दोनों सिमिलर नहीं है। वेजिटेटिव सेल में डिवीजन क्यों नहीं होता? जैसे का नो एनी मतलब रीजंस, बस वो डिवाइड नहीं होती, वो वैसे ही पड़ी हुई रहती है, उसमें डिवीजन नहीं होता। सर जो परिपक्व परागकण 40, हाँ अभी बताऊंगा अंजलि इसके बाद में। सर दो भागों में क्यों विभाजित हो जाती है जनन कोशिका? बेटा क्यों हो जाती है इसके पीछे का कोई रीजन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, डिवाइड होती है, डिवाइड होती है। ओके बाद में कायिक कोशिका का क्या होता है? कायिक कोशिका बाद में नष्ट हो जाती है, उसके अंदर खाना होता है, वो खाना इन दोनों नर युग्मकों को मिलता है और बाद में जाकर के वो क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। चलिए ये रहा एक सवाल, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। पहला ही सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आराम से इस सवाल को पढ़ो और आराम से इस सवाल का क्या करो? जवाब दो। हमसे पूछा गया है आवृत बीजी में नर युग्मकों का निर्माण किसके विभाजन से होता है? आवृत बीजी में नर युग्मकों का जो निर्माण है वो किसके विभाजन से होता है? कौन है जिसके विभाजन से नर युग्मक हमारे पास में बनता है? पोल स्टार्ट कर दूं क्या? यस पोल स्टार्टेड मेरे लाडले। निखिल कुशवाहा जी यस, आवृत बीजी में नर युग्मकों का निर्माण किसके विभाजन से होता है? आराम से रीड करना है मेरे लाडले, आराम से रीड करना है। आप गलत करेंगे और आप में से मैक्सिमम बच्चे गलत कर रहे हैं, आप में से मैक्सिमम बच्चे गलत कर रहे हैं, हल्की सी मिस्टेक कर देते हैं मेरे बच्चा। आप लोग हल्की सी मिस्टेक क्या कर देते हैं? आप हल्की सी मिस्टेक कर देते हैं जो कि गलत है। हाँ जी यस, इस सवाल का करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या निकल करके आता है मेरे लाडले? आप में से मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया है? गलत किया है। देखो यहां इस डायग्राम के अंदर आपको बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये जो नर युग्मक है, नर युग्मक यहां पे बना, ये नर युग्मक किसके टूटने से बना? किसके विभाजन से नर युग्मक? ये नर युग्मक कैसे बना? जनन कोशिका में विभाजन हुआ, उससे नर युग्मक बना। आप में से बहुत सारे बच्चे अलग अलग ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु, अलग अलग ऑप्शन, लेकिन करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या आता है? जनन कोशिका। जनन कोशिका में विभाजन हुआ, जनन कोशिका टूटी, इसकी वजह से हमारे पास में क्या हुआ? नर युग्मक बना मेरे बच्चा। सी हमारे पास में क्या है? करेक्ट आंसर है। 43% बच्चों ने क्या किया है? आंसर दिया है, ठीक है ना। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब विभाजन होता है तो उससे लघु बीजाणु बनता है मेरे बच्चा, और लघु बीजाणु और नर युग्मक में फर्क है। लघु बीजाणु वो बड़ा, ये नर युग्मक उसके अंदर बन रहे हैं, ठीक है। कोई समस्या? अगला सवाल करवा दूं क्या? चलो ये सवाल है, आराम से रीड करके बताओ। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यूपी बोर्ड 2016 के अंदर आया हुआ ये सवाल है और हमारे शॉर्ट नोट से ही सवाल आते हैं, आपको ये यहां पे इस सवाल में पता चल जाएगा। क्या मैं पोल स्टार्ट कर दूं? क्या मैं पोल स्टार्ट कर दूं मेरे लाडले? क्या मैं पोल स्टार्ट कर दूं मेरे लाडले? हाँ जी यस, पोल स्टार्टेड। आराम से इसका जवाब दीजिएगा। यस हाँ जी, आराम से इस सवाल का आंसर आपको देना है। परागकण मात्र कोशिका, इसी को लघु बीजाणु मात्र कोशिका के नाम से भी हम जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या किया है? पढ़ाया, ठीक है ना। तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है ये हमसे पूछा है। चलिए आप में से मैक्सिमम बच्चों ने इस सवाल का आंसर दे दिया है, कुछ अगुणित के ऊपर जा रहे हैं और कुछ द्विगुणित के ऊपर जा रहे हैं। करेक्ट आंसर द्विगुणित है। आप देखिए, आपके शॉर्ट नोट्स को देखिए और कुछ मत देखिए। ये है शॉर्ट नोट्स, इसके अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ मेरे बच्चा,
पराग मात्र कोशिका ये 2n होती है, और मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि 2n का मतलब क्या होता है, 2n का मतलब होता है द्विगुणित। इसलिए सवाल का करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या आता है, द्विगुणित। बी इज द करेक्ट आंसर। बी पे हमने लॉक लगा डाला, लाइफ झिंगा लाला। 69% बच्चों ने क्या किया है, आंसर दिया है। हाँ जी, बायोलॉजी अब धीरे 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 अपने स्थान को ले रही है मेरे बच्चा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आप 1% भी अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा हो कि अरे ये तो बहुत भयंकर है, अरे ऐसा है वैसा है, तो ना तो ये एक्स्ट्रा है, ना तो आउट ऑफ सिलेबस है, आपके सिलेबस के अंदर की चीजें हैं, यहां से सवाल आपके आते हैं। ठीक है ना। चलिए, और कैसे सवाल पूछे जाते हैं मार्ट साहब, आइए एक और सवाल मैं आपको करा रहा हूं, देखिएगा मेरे बच्चा, एक और सवाल मैं करा रहा हूं आपको, देखिए। हाँ जी, हमसे पूछा गया है ये वाला एक सवाल, ये है हमारे पास में एक सवाल 2026, मतलब इसी साल की बात है, इसी साल, दिस ईयर, इस साल यूपी बोर्ड में 2 महीने पहले ये सवाल आया था। यहां से लास्ट ईयर भी मैंने इस टॉपिक को इसी बेच के अंदर पढ़ाया मेरे बच्चा, इसी डायग्राम, इसी तरह से डायग्राम बना करके मैंने क्या किया, पढ़ाया इसी तरह से। और यहीं से, इसी जगह से इस साल पेपर में ये सवाल आया कि चित्र की सहायता से परिपक्व परागकण की कायिक कोशिका और जनन कोशिका के कार्य का क्या कर दो, वर्णन कर दो। इसका क्या, कायिक कोशिका और जनन कोशिका का क्या काम होता है। कितने नंबर में सवाल पूछा, 3 नंबर में। आपको एक डायग्राम बनाना है और इसके अलावा उसके काम लिखना है। सर डायग्राम तो बहुत सारे बना करके दिए आपने, कौन सा बनाना है ये तो बताओ। यहां पे बस एक डायग्राम आपको बनाना है, कौन सा वाला, जिसमें कि कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों दिखाई दे रही हो। मतलब आपको ये वाला डायग्राम, आप या तो ये वाला डायग्राम बना दो मेरे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मेरे लाडले आप ये वाला डायग्राम बनाओ, या तो ये वाला बना दो या फिर ये वाला, 2 में से कोई सा भी डायग्राम बनाना था। ठीक है ना। लेकिन सर आपने काम तो बताई नहीं, काम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जनन कोशिका ने क्या किया, अरे बोलो क्या किया, अरे जनन कोशिका ने क्या किया, जनन कोशिका ने विभाजित होकर के 2 नर युग्मकों का निर्माण किया, दैट्स इट, यही तो उसका काम है, यही तो उसका काम है। जनन कोशिका ने विभाजित होकर के नर युग्मकों का निर्माण किया, यही तो उसका काम था, यही उसका काम था, यही लिखना है। तो जनन कोशिका विभाजित होकर नर युग्मक को बनाती है, यही काम लिखना है। कायिक कोशिका का क्या काम है, कायिक कोशिका में भोज पदार्थ संग्रहित रहते हैं, भोजन रहता है, पोषक तत्व रहते हैं, किसके लिए, नर युग्मक के लिए। तो कायिक कोशिका भोज्य पदार्थ का संग्रहण करती है, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है ना। सवाल इस तरह से आते हैं और आएंगे मेरे बच्चा, मैं तो बार बार बोलता हुआ रहूंगा कि सवाल आएंगे। आप अगर सरल की तरफ भागोगे, अगर आप इजी की तरफ भागोगे मेरे बच्चा, तो एवरेज बन के रह जाओगे। कुछ बेहतर बनना है तो आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, चीजों को, दिमाग को जोर देना पड़ेगा। आपने आज तक बायोलॉजी नहीं पढ़ी होगी ऐसे, तो आप पढ़ना पड़ेगा, दिमाग को जोर देना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। शुरुआत में परेशानी जाएगी अगर आप पहली दफा मुझसे पढ़ रहे हो, पहली दफा बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो, लेकिन धीरे धीरे आपको हैबिट होती हो जाए। बोलो कर लोगे ये सवाल, इजी सा सवाल था। ठीक है, बोलो मेरे बच्चा, मेरी बात समझ में आ गई है क्या। चलो एक सवाल और है, 2024 में हमसे पूछा गया, 2024 में ये सवाल पूछा गया, 2024 में हमसे ये सवाल पूछा गया। ठीक है ना। ओके सर, कायिक कोशिका ने, फिजा इसका कोई मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं मेरे बच्चा, पर्सनल दीवार क्यों बनाई है कायिक कोशिका ने, मेरे बच्चा उसको भोज्य पदार्थ को संग्रहित करना था, इसलिए उसने पर्सनल दीवार बना रखी है। चलो, हमसे पूछा गया है कि नर युग्मकोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग में होता है। अब मैक्सिमम जनता को मेरे लाडले ये नहीं पता होता कि नर युग्मकोद्भिद का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है नर युग्मकोद्भिद का, बताओ जल्दी से। नर युग्मकोद्भिद का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। सर जी, नर युग्मकोद्भिद का सीधा सिंपल सा मतलब है परागकण। तो परागकण कहां बनते हैं, सर जी हमने तो पढ़ रखा है पराग कोश में बनते हैं, तो इसका आंसर आएगा पुंकेसर के पराग कोश में हमारे पास में क्या होते, बनते हैं। 2024 में ये 1 मार्क का हमारे पास में सवाल आया हुआ है। क्या आपको सवाल बन रहे हैं, क्या आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। डायग्राम भी बनाना है, शिवानी जी ने पूछा है। यस बेटा शिवानी, ऑब्वियसली डायग्राम बनाना है मेरे बच्चा, ऑब्वियसली मेरे बच्चा डायग्राम बनाना है शिवानी। चलिए, कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन। एक सवाल और, एक पोल क्वेश्चन और करवा दूं क्या, जल्दी से बोलो। अरे बोलो भैया, आपकी परमिशन हो तो एक पोल क्वेश्चन और करा दूं क्या।
जल्दी से बोलो यार, जल्दी से बोलो। जल्दी से बोलो। चलो आओ, एक छोटा सा पॉइंट पहले मैं बता दूं, उसके बाद में फिर एक पोल क्वेश्चन कराऊंगा। ये कायिक कोशिका को एक और नाम दिया जाता है, इसको हम वर्धी कोशिका भी बोलते हैं, वर्धी, या इसी को बेटा नलिका कोशिका भी बोला जाता है, ये याद रखना, नलिका कोशिका भी बोला जाता है। इस कायिक कोशिका को वर्धी कोशिका भी बोला जाता है या नलिका कोशिका भी बोला जाता है, ये बात अपने दिमाग में याद रखना। एनसीईआरटी में ये दोनों नाम डायरेक्टली दिए हुए नहीं है, बट आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि कायिक कोशिका को हम वर्धी कोशिका या नलिका कोशिका भी कहते हैं। इसके एक दो नाम और एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, ठीक है ना। आ जाओ, सवाल कर लो भैया, सवाल कर लो। ऐसा सवाल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आया है, यूपी बोर्ड में 2023 में आया हुआ सवाल है। मैं फिर से बोल दूं मेरे बच्चा, सवाल बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत सा सवाल है, अच्छा सवाल है। आपको कंफ्यूज किया गया है इस सवाल के अंदर, इसलिए आप आराम से रीड करें, आराम से इसको क्या करें, पढ़ें, ठीक है ना। पुष्पांजलि ने कहा है कि सर बायो का पेपर बहुत आसान लग रहा है। मेरे लाडले, आप समझ रहे हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, इसको इसलिए आसान लग रहा है। अगर आप मेहनत करोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो आसान लगती है चीजें। हाँ जी, तो मेरे बच्चा आराम से इस सवाल को रीड करो। 2023 में आया हुआ सवाल, इनमें से कौन पराग कण में पाए जाते हैं? पॉलिन ग्रेन के अंदर कौन पाए जाते हैं? यस, पोल स्टार्ट कर दूं, पोल स्टार्ट कर दूं। कौन कौन पाए जाते हैं परागकण में? चलिए भैया, हम आंसर की तरफ जाते हैं। आराम से रीड करो, आराम से इस सवाल का जवाब दो। मैं फिर से कह दूं मेरे बच्चा, ये सवाल मैंने हार्ड नहीं बनाया, ये 2023 में आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। आप अगर अच्छे से रीड नहीं करेंगे, आप सवाल को बहुत आराम से गलत कर देंगे, ठीक है ना। मैं हर कॉन्सेप्ट, हर चीज बताऊंगा, लेकिन उसके साथ में मुझे आपको कहीं कहीं यह भी सिखाने की जरूरत पड़ेगी कि भैया सवाल को करना कैसे। सेम ये वाली कंडीशन इस सवाल में देखो, हमारे पास में दो तरह से परागकण हो गए, एक तो 2 कोशिकीय परागकण है और एक है 3 कोशिकीय वाला। हम 2 कोशिकीय परागकण की बात करें तो उसमें एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका होती है। 3 कोशिकीय जो परागकण है उसमें 2 नर युग्मक और एक कायिक कोशिका होती है। आप में से मैक्सिमम जनता जो है वो ए ऑप्शन की तरफ जाएगी, ठीक है सर जी, ए ऑप्शन की तरफ जाएगी। अब सुनो, यहां पे लिखा है एक नलिका कोशिका तथा एक नर युग्मक। क्या एक नर युग्मक होता है क्या? नहीं सर, 2 नर युग्मक होते हैं। ये ऑप्शन तो हमारे पास में गलत हो गया, ठीक है। यहां पे लिखा है 2 वर्धी कोशिका, वर्धी कोशिका इसी को हम कायिक कोशिका भी बोलते हैं। क्या ये 2 होती है क्या? नहीं सर, ये 2 नहीं होती। ये ऑप्शन यहीं पर गलत हो गया, ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। अब आप में से मैक्सिमम जनता ने इस वाले ऑप्शन के ऊपर टिक लगाया होगा, लेकिन करेक्ट आंसर हमारे पास में ये वाला आएगा। सर ये कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हैं? पॉलिन ग्रेन में सर 2 नर युग्मक होते हैं भैया, होते हैं, लेकिन उसके साथ में उसमें एक कायिक कोशिका भी तो होती है। तो क्या यहां पे कायिक कोशिका लिखी हुई है क्या? नहीं लिखी हुई। जब यहां पे कायिक कोशिका नहीं लिखी हुई है तो ये ऑप्शन सही तो है, लेकिन पूरी तरह से सही ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन पूरी तरह से सही ऑप्शन नहीं है। फिर कौन सा ऑप्शन है? ये वाला, एक जनन कोशिका और एक नलिका, मतलब कायिक कोशिका होती है। एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका होती है, ठीक है ना। एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका होती है। करेक्ट आंसर हमारे पास में सी वाला आएगा। आज पोल में आपने एकदम ऐसा गदर मचाया है, ऐसा गदर मचाया है कि आज आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो साल भर की जो जर्नी है उसमें अलग अलग दिन रहेंगे, अलग अलग तरह का समय आएगा। कभी ऐसा समय आएगा कि तुम्हारे हर पोल जो है एकदम धुआं धुआं कर रहे हो तुम, और कभी ऐसा भी समय आएगा कि कहीं कहीं पर तुम गलती कर रहे हो। जहां पर हम गलती करेंगे जीवन में मेरे बच्चा, तो उन गलतियों से हमें सीखना है, ठीक है ना। जीवन में कहीं पर गलती अगर हो रही है तो उन गलतियों से हमें सीखना है। चलिए, पोल लेट आया या फिर नहीं आया मेरे बच्चा, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है।
नेटवर्क, ये सब चीजें डिसाइड करती हैं पोल को यार मेरे बच्चा। मैक्सिमम बच्चों के ऊपर पास सही चला जाता है, 90-95% बच्चों के पास में पोल एक्यूरेट टाइम पे चला जाता है, कुछ परसेंट बच्चों के पास में आगे पीछे हो जाता है। तो ये टेक्निकल चीजें मेरे बच्चा हो जाता है कभी कभी, ठीक है, सॉरी फॉर दैट यार बच्चा। यस, ओके विशाल भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई विशाल तिवारी जी? कोई समस्या मेरे लाडले? इसमें कोई समस्या? नर युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट पूरा पढ़ लिया, कोई समस्या इसमें नहीं? चलो आओ, तो जो सुनो जरा ध्यान से, तो सुनो जरा ध्यान से मेरी बात को। हमारे पास से मेरे लाडले ये है हमारा कौन? पुंकेसर। इस पुंकेसर के अंदर ये है हमारे पास में कौन? परागकोश। और इस परागकोश के अंदर मेरे लाडले हमारे पास से बन रहे क्या? परागकण। कौन बन रहे हैं? परागकण। परागकोश के अंदर हमारे पास में क्या बनते हैं? परागकण। लघु बीजाणु धानी में किसके अंदर बन रहे हैं? लघु बीजाणु धानी के अंदर बन रहे हैं, ठीक है मार्ट साहब। अब परागकण जब बन रहे हैं मेरे बच्चा, तो ये 2 कोशिकीय बन रहे हैं और 3 कोशिकीय हमारे पास में बन रहे हैं। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं मेरे लाडले, जिसमें कि जो परागकण होते हैं ना, वो 2 कोशिकीय अवस्था में बाहर आ जाते हैं। कौन सी अवस्था में? 2 कोशिकीय। बहुत सारे, देखो इस धरती के ऊपर बहुत सारे प्लांट पाए जाते हैं, तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें कि परागकण, ठीक है ना, जिसमें कि परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में बाहर आ जाते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कि जो पॉलिन ग्रेन है मेरे बच्चा, वो 3 कोशिकीय अवस्था में क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं। जैसे इस धरती के ऊपर जो टोटल प्लांट है, उन टोटल प्लांट्स में से मेरे बच्चा जो 60% प्लांट है, इस धरती के ऊपर जितने भी टोटल प्लांट्स पाए जाते हैं, उन टोटल प्लांट्स में से 60% जो प्लांट होते हैं, 60% जो प्लांट है पादप में 3 कोशिकीय अवस्था, 3 कोशिकीय अवस्था हमारे पास में क्या होती है? देखने को, पेन सेम हो गया यार, देखने को हमारे पास में मिलेगी। देखो ध्यान से सुनो, मैंने आपसे ये कहा कि हमारे पास में पॉलिन ग्रेन जो है वो बन रहे हैं कहां पर? इस वाली जगह में, जैसे कि हमने कहा भैया परागकोश। तो हमारे पास में परागकोश में जब पॉलिन ग्रेन बन रहे हैं, तो 60% जो हमारे पास में पॉलिन ग्रेन है, 60% पॉलिन ग्रेन जो होते हैं, वो 2 सेल स्टेज की जब हम बात करें, 2 सेल स्टेज, उसमें क्या हो जाते हैं? 2 सेल स्टेज में बाहर आते हैं, ठीक है ना, बाहर आते हैं। और 40% जो हमारे पास में प्लांट है, उन 40% प्लांट के अंदर मेरे बच्चा 3 सेल स्टेज के अंदर, 3 सेल स्टेज में परागकण बाहर आते हैं, परागकण बाहर आते हैं। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, 2 सेल स्टेज के अंदर हमारे पास में देखने को मिलेंगे 60% प्लांट, और 3 सेल स्टेज के अंदर हमारे पास में देखने को मिलेंगे 40% प्लांट। चलिए, यहां पे हमारे पास में इस टॉपिक की सारी बातें ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। एक छोटी सी बात रह जाती है जो मैं आपको बता दूं। देखो, हमारे पास में जो परागकण होते हैं मेरे लाडले, हमारे पास में जो परागकण होते हैं मेरे लाडले, वो कहां पर बनते हैं? परागकोश में बनते हैं। स्पेशल पॉइंट बता रहा हूं, स्पेशल पॉइंट। हमारे पास में जो परागकण होते हैं मेरे लाडले, वो कहां पर बनते हैं? परागकोश में बनते हैं। परागकोश को ही हम क्या बोल देते हैं? परागकोश के अंदर ही हमारे पास में क्या है? लघु बीजाणुधानी। उस लघु बीजाणुधानी के अंदर मेरे बच्चा क्या बन रहे हैं? परागकण, पॉलिन ग्रेन बन रहे हैं। तो इस लघु बीजाणुधानी को ही, पहले तो लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या पड़े हुए रहते हैं? लघु बीजाणु पड़े रहते हैं, लेकिन वो लघु बीजाणु धीरे धीरे किस में बदल जाते हैं? परागकण में बदल जाते हैं। तो लघु बीजाणुधानी को बाद में आगे चल के हम नाम दे देते हैं बेटा जी परागपुटी। परागपुटी, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जो लघु बीजाणुधानी होती है उसको आगे चल के हम परागपुटी के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं, पॉलन सेक के नाम से जानते हैं, पॉलन सेक। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा लघु बीजाणुधानी के अंदर पहले लघु बीजाणु भरे हुए रहते हैं। 4 लघु बीजाणुधानियां हैं,
उन 4 लघु बीजाणुधारियों के अंदर पहले लघु बीजाणु भरे रहते हैं, लेकिन यही लघु बीजाणु आगे चल के किस में बदल गए, पराग कण में बदल गए। तो फिर उन लघु बीजाणुधानी का ही हम नाम रख देते हैं परागपुटी, पॉलन सेक नाम रख देते हैं। एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चा? डन डना डन डन, डन डना डन डन, बोलो भैया डन डना डन डन। हाँ जी, डन डना डन डन है क्या? एनी कंफ्यूजन मेरे लाडले? ठीक है, ओके, कोई समस्या? चलिए, परागकण और परागण में डिफरेंस क्या है? प्रिया जी, मैं अभी अभी परागकण पढ़ाऊंगा, उसके बाद में परागण पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं दोनों के अंदर डिफरेंस बता दूंगा। ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार। 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज क्या होता है बेटा जी? शिवांगी, यहां पे अभी तो हमने बताया, अभी तो बताया था मेरे बच्चा इस डायग्राम के अंदर। देखो, जब यहां पे ये जो पोलन ग्रेन है, इसमें 2 कोशिकाएं पड़ी हुई होती है, तो इसको हम बोलते हैं 2 कोशिकीय हो गया, 2 सेल स्टेज हो गया। और ये कोशिका डिवाइड हो गई, तो अब यहां पे 3 कोशिका हो गई टोटल, इसलिए इसको 3 सेल स्टेज बोलते हैं। ठीक है ना, काजल समझ में आ गया? जनन कोशिका और परागकोश एक ही है, अलग है मेरे बच्चा। परागकोश और इसमें जनन कोशिका में जमीन आसमान का फर्क है। मेल गेमिटोफाइट परागकण में भी बनता है बेटा। मेल गेमिटोफाइट परागकण ही होता है, परागकण को ही मेल गेमिटोफाइट बोलते हैं। अदिति मेरे बच्चा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये टेक्निकल चीज है, तो 100% बच्चों में से कुछ 2-3% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास में पोल आगे पीछे लेट हो जाता है। ठीक है सर, लास्ट वाला एक बार और बता दीजिए मेरे बच्चा, कौन सा वाला? ये वाला। देखो, लघु बीजाणुधानी, जो 4 लघु बीजाणुधानी है उसमें लघु बीजाणु प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। लघु बीजाणु आगे जाकर के परागकण में बदल जाते हैं, दैट्स वाई हम उसको नाम दे देते हैं मेरे बच्चा, लघु बीजाणुधारी को ही परागपुटी, पॉलन सेक के नाम से जान जाते हैं। ठीक है ना? चलो आओ, आइए गुरुदेव, हम एक डायग्राम पढ़ रहे हैं, एक डायग्राम हम समझ रहे हैं, एक डायग्राम हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम को मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूं, ठीक है? चल, हम डायग्राम पढ़ रहे हैं किसका? पोलन ग्रेन का। ठीक है ना? अभी भाई क्या हुआ? हाँ जी भाई, पोलन ग्रेन के बारे में अब चर्चा कर रहे हैं, पोलन ग्रेन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आओ, खटाखट से इसको हम सलटाते हैं, अभी भाई कह रहे हैं कि सर जी बस अब कल। अभी भाई देखो, जो डेली का अपना टारगेट है उतना तो अपने को पढ़ना पड़ेगा यार मेरे बच्चा। ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास तो कम से कम मेरे बच्चा आपको अटेंड करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, अटेंड करनी ही पड़ेगी, 1.5 घंटे से कम नहीं, ज्यादा नहीं। चलो ओके, क्योंकि वो जरूरी है मेरे बच्चा। अगर हम चीजों को बहुत आराम से, इत्मीनान से, सर कितना डीप तक जाएंगे बेटा? कोई डीप तक नहीं जा रहे, हम डीप तो जा ही नहीं रहे मेरे बच्चा, हम तो ऊपर से पढ़ रहे हैं, जितना हमारे सिलेबस में हम बस उतना पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, जहां से हमारे सवाल आते हैं हम बस वो पढ़ रहे हैं, और कहीं डीप में नहीं जा रहे हैं। आपको ये लग रहा होगा हम तो और डीप में जा रहे हैं, ओ भैया सर बहुत डीप में जा रहे हैं। नहीं बेटा, आपकी गलत फहमी है, आपको ऊपर का पढ़ने की आदत लग गई होगी। ये डीप नहीं है, ये एक्चुअल आपका सिलेबस है, ये आपका एक्चुअल सिलेबस है। ठीक है ना? हाँ, कहाँ हल्ला हो रहा है? कोयल जी, कोयल सी तेरी बोली, ये गाना सुना क्या? यस, सुभाष जी आपका कमेंट दिखता है। 8 घंटे की क्लास करते थे 10th में सरकार की। सृष्टि जी बिल्कुल सही बोले आप। चलो, तो 10th वाले इतनी देर पढ़ लेते। आओ, वेरी आईएमपी टॉपिक, वेरी आईएमपी चीज, आराम से सुनो, आराम से मेरी बात को समझो। वेरी आईएमपी, वेरी आईएमपी। ठीक है ना? देखो मेरे लाडले, तुम लोगों को जिस अभी तो जस्ट शुरुआत है, और इनिशियल स्टेज में जो नए बच्चे, जो पुराने हैं उनको तो पता है कि क्या चीजें क्या नहीं है, वो सब जानते हैं चीजें, असलियत। बट जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो धीरे धीरे उनको ट्रस्ट होगा, धीरे धीरे उनको ये समझ में आएगा कि भाई क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सारी चीज उनको धीरे धीरे समझ में आएगी। जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें ये लगता है कि अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं गया मास्टर साहब के द्वारा, तो फिर वो इधर उधर भागते हैं। हमारे अपने जब शॉर्ट नोट से तुम लोग पढ़ोगे तो तुम्हें ये फील नहीं आएगा कभी भी कि कुछ भी अपने पढ़े हुए से बाहर आ गया, कितना भी हार्ड पेपर आ जाए, कितना भी इजी पेपर।
आ जाए, ठीक है, ये बात की। और ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों को बहुत बेतहासा पढ़ा रहा हूं, नहीं मेरे बच्चा। एनसीईआरटी बुक जो आपके लिए आगे भी जरूरी है, मैं उसी को फॉलो करूंगा, उसी को पढ़ाऊंगा, जो सिलेबस में बस उसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और सवाल कोई भी नहीं छूटे। वीडियो कॉल करेंगे अपन इस टॉपिक के बाद में, इस टॉपिक के बाद में वीडियो कॉल करेंगे। चलिए, पॉलिंग ग्रीन क्या होता है, परागकण क्या है, उसके बारे में जरा हम चर्चा करते हैं। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखा दिया कि लघु बीजाणु से कैसे परागकण बनता है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया। यहां पे ये परागकण, इस परागकण की संरचना के बारे में मैं आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। ये जो परागकण है इसकी संरचना को हम क्या कर रहे हैं भैया, देख रहे हैं, इसके डायग्राम को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डायग्राम अलग से हमसे पूछा जाता है और इस डायग्राम के अंदर एक दो चीजें और हैं जो कि स्पेशल है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। देखो, परागकण के अंदर मेरे लाडले आपको दो अलग अलग क्या होती है, दीवारें देखने को मिलती है। क्लास 10th में भी ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा। पॉलिंग ग्रीन के अंदर मेरे बच्चा, पॉलिंग ग्रीन के अंदर हमें दो अलग अलग दीवारें देखने को मिलती। जब मैंने यहां पे पॉलिंग ग्रीन बनाया था तो इसमें भी मैंने आपको दो दीवारें बताई थी, ये एक व्हाइट कलर की और एक ये येलो कलर की, ऑरेंज कलर की। तो दो दीवारें हमारे पास में क्या होती है, पाई जाती है। किसमें? पॉलिंग ग्रीन के अंदर। अब दो दीवारें जो पाई जाती है, इन दो दीवारों में मेरे बच्चा हल्का सा क्या है, ट्विस्ट है, थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है मार्ट साहब? देखो, ये जो बाहर वाली हमारे पास में दीवार होती है मेरे बच्चा, इसको हम बोल देते हैं ये बाह्य चोल हो गई है, बाह्य चोल। और ये जो अंदर वाली आपको दिखाई दे रही है व्हाइट वाली, इसको हम बोल देते हैं मेरे बच्चा ये अंतः चोल हो गई है। दो अलग अलग दीवारें हमें देखने को मिल रही है। एक का नाम हमने रख दिया भाई साहब बाह्य चोल, रख दिया बाह्य चोल। इंग्लिश में इसी को हम बोल देते हैं मेरे लाडले क्या, एक्साइन इसका हमारे पास में नाम होता है। इंग्लिश में इसका नाम हो गया एक्साइन, ठीक है। और जो अंदर वाली दीवार होती है, इस अंदर वाली दीवार का नाम होता है हमारे पास में अंतः चोल, हमारे पास में इसका नाम हो गया। इसी को मेरे लाडले हम इंटाइन के नाम से क्या कहते हैं, जानते हैं। इसी को हम इंटाइन के नाम से जानते हैं। तो दो दीवारें, एक है बाहर वाली और एक है हमारे पास में अंदर वाली। बाहर वाली जो दीवार है उसको हमने बाह्य चोल कहा है, एक्साइन के नाम से जाना गया है। और जो अंदर वाली है उसको हमने अंतः चोल कहा गया है मेरे बच्चा, ठीक है ना। इन दोनों परतों के अंदर क्या है, एक हल्का सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? बाह्य चोल जो होती है मेरे बच्चा, ये बाहरी परत है। सबसे पहला पॉइंट, ये हमारे पास में है क्या, बाहरी परत है, बाहरी परत। और इसके अंदर यदि आप देखोगे तो आपको कांटे जैसे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना, कांटे जैसी संरचना, कांटे जैसी आपको क्या दिखाई दे रही है, यहां पे संरचना दिखाई दे रही है, कांटे जैसी संरचना। ओके मार्ट साहब, ठीक है। बाह्य चोल इसको एक्साइन बोल रहे हैं, बाहरी परत है। और ये कांटे जैसी हमारे पास में क्या दिखाई दे रही है, इसमें संरचना देखने को मिल रही है। बहुत 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 आईएमपी पॉइंट जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, ये जो हमारे पास में परत है मेरे बच्चा बाह्य चोल, ये एक केमिकल से बनी हुई होती है, उसका नाम होता है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन ये क्या है, एक केमिकल है। जैसे हमारे जो घर की दीवारें होती है वो सीमेंट से मिलकर के बनी हुई होती है, सीमेंट क्या है, केमिकल है। वैसे ये जो पॉलिंग ग्रेन है, इसकी दीवार स्पोरोपोलिनिन से मिलकर के बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिनिन से मिलकर के हमारे पास से बनी हुई होती है, ठीक है मार्ट साहब। ये जो स्पोरोपोलिनिन है मेरे बच्चा, ये बहुत ही अच्छा हमारे पास में क्या है, केमिकल है। क्यों भैया? हमारे घर की जो दीवार है वो सीमेंट से मिलकर के बनी हुई है, तो पानी अंदर नहीं आता, हवा अंदर नहीं आती, कुछ भी चीज अंदर नहीं आती। वैसे ये स्पोरोपोलिनिन की खासियत है। क्या खासियत है मार्ट साहब? ये एंजाइम के लिए क्या होता है, एंजाइम प्रतिरोधी होता है। मतलब कोई भी एंजाइम इसके ऊपर असर नहीं करता, कोई भी एंजाइम इस परागकण का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी बात मेरे बच्चा, कोई भी जीवाणु जो होता है वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, जीवाणु प्रतिरोधी। कोई जीवाणु इस पॉलिंग ग्रेन का अगर सोचे कि खराब कर दे तो कोई भी पॉलिंग ग्रेन को खराब नहीं कर सकता। ये बेटा अम्ल प्रतिरोधी होता है। मतलब कोई भी अम्ल जो है, अगर आपने एसिड बेटा हमारी स्किन पे डाल दिया, हमारी स्किन जल जाएगी, लेकिन इस पॉलिंग ग्रेन के ऊपर यदि आप एसिड डालोगे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता भैया, हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये अम्ल हमारे पास में क्या हो गया है, प्रतिरोधी हो गया। मतलब इसके ऊपर अगर आप एसिड भी डाल दोगे तो भी इस पॉलिंग ग्रेन का बाल भी बांका नहीं होगा। हमारे ऊपर अगर एसिड डाल दे तो जल जाएंगे भैया, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? ओके। तो बाह्य चोल के बारे में 3 स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना। बाहरी परत कांटे जैसी संरचना, स्पोरोपोलिनिन से बनी। स्पोरोपोलिनिन एंजाइम प्रतिरोधी, जीवाणु प्रतिरोधी, अम्ल प्रतिरोधी होता है। इसलिए पॉलिंग ग्रेन लंबे समय तक, सालों तक, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 1000 साल तक पॉलिंग ग्रेन क्या होते हैं, पड़े रहते हैं,
ठीक है ना, ये जीवाश्म के रूप में, इसलिए हमारे पास में जो पॉलिंग ग्रेन होते हैं, इसलिए परागकण जीवाश्म के रूप में संग्रहित रहते हैं। सर जीवाश्म क्या होते हैं? मिट्टी के अंदर जो दबा हुआ पड़ा रहे लंबे समय तक, 1000-2000 साल तक मिट्टी में सेम टू सेम पड़ा हुआ रहे, उसको जीवाश्म बोलते हैं। इसलिए परागकण जीवाश्म के रूप में संग्रहित रहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जीवाश्म के रूप में संग्रहित रहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। एनी कंफ्यूजन मेरे लाडले? ठीक है। अंदर वाली जो दीवार है अंतःचोल, इसके बारे में खासियत है, क्या है? ये बहुत ज्यादा पतली है। ओहो, पतली मतलब स्लिम फिट है भैया, कृति सेनन है ये। कृति सेनन अगर जानते हो, दुबली पतली सी, ठीक है। और ये कैसी होती है? चिकनी होती है भैया, स्किन उसकी एकदम स्मूथ होती है, कृति सेनन की भैया, देखी हो कभी आपने तो। ओके, तो एंटाइन जो है भैया वो कृति सेनन है, एकदम पतली पतली सी, चिकनी चिकनी सी है। ओके सर जी। दूसरी बात, ये केमिकल किससे मिलकर के बनी हुई होती है? पैक्टीन से और सेल्यूलोज से बनी होती है। पैक्टीन सेल्यूलोज से हमारे पास में क्या होती है मेरे बच्चा? बनी हुई आपको देखने को मिलेगी। पैक्टीन और सेल्यूलोज से मिलकर के बनी हुई होती है कौन? एंटाइन, जिसे कि हमने अंतःचोल के नाम से जाना है। बोलो भैया, कोई समस्या? कोई समस्या? कोई समस्या? कोई समस्या? कोई समस्या? सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट है कौन? अंतःचोल। तो सबसे आंतरिक हमारे पास में क्या हो गई? ये परत हो गई आंतरिक। बोलो, कोई समस्या इसके अंदर नहीं। इसी पॉलिंग रिंग के अंदर मेरे लाडले बहुत ज्यादा लिक्विड पाया जाएगा। इसके अंदर बहुत सारा क्या होगा? लिक्विड प्रेजेंट होगा। लिक्विड बोले तो क्या? कोशिका द्रव्य इसके अंदर हमारे पास में देखने को मिलेगा। इसके अंदर मेरे बच्चा केंद्रक पड़ा हुआ होगा, नर युग्मक पड़ा हुआ होगा, और कायिक कोशिका भी इसके अंदर पड़ी हुई आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। नर युग्मक, कायिक कोशिका, वो सब इसके अंदर पड़े हुए आपको देखने को मिलेंगे। ये मान लो आप नर युग्मक हो गया, ठीक है माट साहब, और ये हो गई आपकी कायिक कोशिका, ये हो गई आपकी कायिक कोशिका। डन है मेरे माट साहब? कोई समस्या इसके अंदर? पॉलिंग रिंग के स्ट्रक्चर के बारे में हमने चर्चा की, ठीक है ना। बाहर के साइड आप इसको, ये डायग्राम पूछा जाता है, इस तरह से आप कांटे भी बना सकते हैं। डायग्राम पूछा जाएगा आपको, सेम एज इट इज डायग्राम बना करके आना है मेरे बच्चा, ठीक है ना। सेम एज इट इज आपको क्या करना है? डायग्राम बना करके आना है इस तरह से। बोलो भैया, डन 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 डन, ठीक है माट साहब, इतनी बात हमारे पास में डन। एक आधी छोटी छोटी सी बात और मैं छोटी छोटी सी बात बता दूं। कहीं कहीं पर इस पॉलिंग रिंग की जो दीवार होती है ना, उसमें क्या होते हैं? छेद होते हैं। इस बाहर वाली जो दीवार होती है उसमें कहीं कहीं पर क्या होते हैं? छेद होते हैं। तो जहां पर भी इसकी दीवारों में छेद होंगे, उन छिद्रों को मेरे बच्चा, उन छेदों को हम नाम दे देंगे क्या? जनन छिद्र। पॉलिंग रिंग की दीवार में जहां कहीं पर भी छिद्र होगा उसको हम नाम दे देंगे जनन छिद्र, या इसी को मेरे लाडले हम अंकुरन छिद्र के नाम से जानते हैं। जनन छिद्र या अंकुरन छिद्र के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। क्या ये बात याद रहेगी? ओके, मैं आपको एक बहुत स्पेशल पॉइंट पहले ही बता चुका हूं। मैं आपको बोल चुका हूं कि परागकण जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद होता है। तो ध्यान रखना कि परागकण नर युग्मकोद्भिद होता है। नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ओके मेरे बच्चा, मेरी बात समझ में आ रही? पॉलिंग ग्रेन जो होता है, परागकण जो होता है, वो नर युग्मकोद्भिद का क्या करेगा मेरे बच्चा? प्रतिनिधित्व करता है। डन 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 डन, हमारे पास में पॉलिंग ग्रेन जो है वो इतनी बार डन है। चलिए खटाक से 2-4 सवालों का आंसर आप खटाखट से मारेंगे और उसके बाद में फिर हम चलिए, कोई डाउट? हम देख लेते हैं डाउट है क्या। येलो वाले सर्कल का क्या नेम है? ये पूरा येलो कलर का जितना भी दिखाई दे रहा है वो पूरा बाह्यचोल है। येलो कलर का जितना भी दिखाई दे रहा है वो पूरा बाह्यचोल है। ये सर्कल भी, ये कांटे भी, सब कुछ मेरे बच्चा क्या है? बाह्यचोल है, ठीक है ना। सर थोड़ा इंग्लिश मिक्स कर दो। अरे पूरा इंग्लिश तो है भैया, इंग्लिश भी तो लिख रहा हूं। परागकण जीवाश्म नहीं समझ में आया बेटा? जीवाश्म का मतलब होता है जो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमको कोई मिट्टी में गाड़ दे बेटा, तो हम क्या रहेंगे? क्या 1 साल बाद भी हम मिट्टी में ऐसे रहेंगे क्या? नहीं, हमको हमारे जो मिट्टी वाले बैक्टीरिया वगैरह वो खा जाएंगे। लेकिन परागकण को अगर आप मिट्टी में डाल दो ना, तो उसको कोई खाता नहीं है,
वो 1000 साल भी आपको साल बाद भी आपको क्या हो जाएगा, वैसा की वैसा मिल जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि भैया परागकण जो होते हैं वो जीवाश्म के रूप में, मतलब मिट्टी में गड़े हुए हमको लंबे समय तक मिल सकते हैं, ठीक है ना। पेक्टिन सेल्यूलोज क्या है, ये बेटा केमिकल है, ठीक है ना। पेक्टिन सेल्यूलोज केमिकल है। पॉलीप्रोपिलीन का मतलब क्या होता है बेटा, ये केमिस्ट्री वाले मार्च साहब से पूछना। पॉलीप्रोपिलीन जो होता है वो केमिस्ट्री में आएगा। यस, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। एक बहुत शानदार सा सवाल आपसे पूछा गया। ला 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 ला। कब आया है ये सवाल? ये सवाल आया है 2024 में। कौन से एग्जाम में? आपके यूपी वाले एग्जाम में। चलिए, ठीक है ना। सर जी, जोया ने कहा है सर जी नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? हाथ रुक जाते हैं। जोया बेटा, नोट्स बनाने में मतलब कैसी प्रॉब्लम हो रही है ये बताओ मुझे, मतलब किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है? आपको अपने अलग से शॉर्ट नोट्स बनाना ही नहीं है, आप अपने मतलब जैसा मैं लिख रहा हूं बस वैसा आपको लिखते हुए जाना है, ठीक है ना। जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा की वैसा आपको लिखते हुए जाना है। यस, पोल स्टार्ट कर दो। हाँ 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 हाँ, ला 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 ला, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। यस, इस सवाल का करेक्ट आंसर हमारे पास पे निकल करके आता है मेरे बच्चा, हमारे पास पे निकल करके आता है बी इज द करेक्ट आंसर। बी पे हमने लॉक लगाया, लाइव झिंगा डाला। चलिए अगले सवाल की तरफ अब हम चल रहे हैं। अगला सवाल आपके पास में रहा ये वाला, बी इज द करेक्ट आंसर। ओह 74। भाई साहब आज क्या हो गया आपको? भाई साहब आज आपको क्या हो गया? माना कि पहले सवाल थोड़े से हार्ड थे, लेकिन ये वाला तो इजी था मार्ट साहब। हाँ वैसे वाला मतलब जोया आपका कमेंट में पूरा पढ़ नहीं पाया, एक बार फिर से करना। सर सिर्फ आपसे बायो पढ़ने के लिए ही बेच ली हूं। मालिक शुक्रिया, आपने इस साल जो प्यार दिया उस प्यार के लिए हम नतमस्तक हैं, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया आप लोगों ने। ठीक है चलिए, आओ इस सवाल का आंसर देना। बेटा जी ये वाला सवाल बहुत इजी था यार, ये वाला सवाल गलत क्यों? निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संग्रहित होते हैं? अभी तो बताया, स्पोरोपोलिनिन केमिकल, देखो अभी लिखा मैंने, इसलिए स्पोरोपोलिनिन ये एंजाइम प्रतिरोधी, जीवाणु अम्ल प्रतिरोधी होता है, इसलिए परागकण जीवाश्म के रूप में संग्रहित रहते हैं। अभी तो लिखा, इजी सवाल था, ये वाला गलत नहीं होना चाहिए था। चलो आओ आराम से रीड करो, ठीक है ना, आराम से। शुक्रिया सोफिया जी। हाँ जी जोया आपका कमेंट फिर से बताओ बेटा। जोया 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 जोया। आप हमारे डाउट्स नहीं पढ़ते, उमेश जी ने कहा मेरे बच्चा मैं पढ़ लूंगा, लास्ट में सारे डाउट्स पढ़ लूंगा तुम लोगों के। यस, इस सवाल का आंसर दीजिए। परागकण की बाह्यचोल में उपस्थित स्पोरोपोलिनिन किसके द्वारा विघटित होती है? हाँ जी, सारे टीचर गुड टीचर है मेरे बच्चा, फिजिक्स वाला में पीडब्ल्यू में जो भी टीचर है वो सारे गुड टीचर है। आओ, परागकण की बाह्यचोल में उपस्थित स्पोरोपोलिनिन किसके द्वारा विघटित होती है? करेक्ट आंसर होता है विघटित नहीं हो सकती। क्या ये तापमान से हो सकती है? नहीं। कम पीएच से? नहीं। कुछ एंजाइम के द्वारा? नहीं। विघटित नहीं होती है। डी हमारे पास में करेक्ट आंसर आएगा। 37% बच्चों ने आंसर दिया। भैया क्या हुआ, क्या हुई तुम्हें, क्या हुई? तुम लोगों को नजर लग गई क्या किसी की यार? तुम लोगों को नजर लग गई क्या? तुम लोगों को नजर लग गई क्या किसी की? हाँ क्या हो गया तुम लोगों को? तुम लोग वो नहीं रहे जो थे पिछले 3 लेक्चर में, तुम लोग जो थे वो अब नहीं रहे। अबे अभी तो बताया भैया, एंजाइम प्रतिरोधी, जीवाणु प्रतिरोधी अम्ल। मैंने कहा था कि एंजाइम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने आपसे कहा था अम्ल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यही तो कहा था। हे प्रभु, पता नहीं इनको किसकी नजर लग गई। ये वाला सवाल कराऊं कि नहीं कराऊं? चलो ये वाला सवाल करो।
अच्छा सवाल है, तुमने आप लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है उस सब का रिवीजन हो जाएगा इस सवाल से। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। क्यों दीक्षा? आंसर पता था लेकिन बोले सरकार कंफ्यूजन हो गए, कोई बात नहीं। विशाल भाई आपका मैसेज एसएमएस देखा मैंने। अच्छा फीसा ऐसा हो गया था क्या? फिर मैं एक बार और पोल के रिगार्डिंग टीम से बात कर लूंगा। हाँ क्या कह रहा था मैं? हाँ इस सवाल को आराम से रीड करो, अपना दिलो जान अपना सब कुछ लगा दो इस सवाल में। अभी तक जितने भी सवाल तुम्हारे गलत हुए हैं उन सवाल का बदला इस सवाल से ले लो यार। चलो उन सवालों का बदला इस सवाल से ले लो। चलिए हम खटाखट से फिर अपना 5 मिनट के अंदर अंदर इन चीजों को खत्म करते हैं और फिर अपना वीडियो कॉल की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। जोया जब आपका मैसेज आता है तब मैं इधर मुड़ जाता हूं यार। यस पोल की प्रॉब्लम जा रही है बहुत सारे बच्चों के पास में, तो मैं एक बार मतलब टीम से एक बार डिस्कस कर लूंगा। कृति सेनन आपकी फेवरेट हीरोइन है? हाँ जी बहुत ज्यादा। यस टेपिटम विकसित हो रहे परागकण को पोषण देती है, ये बात बिल्कुल सही है। 76% बच्चों ने ये बात सही कही है। बेटा बाहरी कठोर परागकण की दीवार अंतःचूल कहलाती है क्या? नहीं, बाहरी दीवार को बाह्यचूल कहते हैं। जीवाणुजन कोशिका अगुणित होती है मेरे बच्चा, आज ही मैंने पढ़ाया है, द्विगुणित होती है। एंडोथीशियम लघु बीजाणु को बनाती है क्या? नहीं बेटा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। चलिए डन 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 डन, ठीक है सर जी। ये है बेटा पॉलिंग ग्रेन, इस तरह से पॉलिंग ग्रेन दिखाई देते हैं। जूम करके बेटा माइक्रोस्कोप में देखा गया है तब जाकर के ये इतने अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो एक छोटी सी बात जो मैं तुम लोगों को बता दूं, जरा ध्यान से सुनना मेरे लाडले। जो पॉलिंग ग्रेन होते हैं ना, मेरे लाडले जो पॉलिंग ग्रेन होते हैं ना, एक छोटी सी बात बस 2-4 मिनट की मेरी बस बात सुनो, उसके बाद में अपन आज के सेशन को खत्म कर रहे हैं। बेटा जी जो पॉलिंग ग्रेन होते हैं ना, पॉलिंग ग्रेन जो होते हैं इसके अंदर बहुत अच्छी क्या होती है, खाने पीने की चीजें होती है। पॉलिंग ग्रेन के अंदर बहुत अच्छी खाने पीने की क्या होती है, चीजें होती है। अब पॉलिंग ग्रेन में अच्छे पोषक तत्व होते हैं, इसलिए कुछ जो कंट्री होती हैं, मतलब आजकल तो इंडिया के अंदर भी पॉलिंग ग्रेन से क्या की जाती है, सिरप बनाई जाती है, सिरप टॉनिक बनाई जाती है, टॉनिक, जिससे कि हमको क्या मिले, पोषक पदार्थ मिले। तो परागकण जो होते हैं इसमें बहुत अच्छे क्या होते हैं, पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। और पोषक पदार्थ पाए जाने की वजह से इनसे क्या बनाई जाती है, कुछ टैबलेट्स बनाई जाती है, कुछ सिरप्स बनाई जाती है, जो कि हमें क्या करती है, पोषण देती है, ठीक है ना। ये एक तरह से स्पेशल पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान रहे तो। चलिए भैया, अब कुछ ऐसे लोग होते हैं मेरे लाडले जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, मतलब उनको थोड़ी सी धूल से कुछ भी ठंडा गर्म खा लिया, केला खा लिया तो बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, उनकी सांस फूलने लगती है, ठीक है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, उन लोगों को पॉलिंग ग्रेन से भी क्या होती है, समस्या हो जाती है। क्योंकि पॉलिंग ग्रेन बहुत छोटे होते हैं और ये हवा के द्वारा हमारी सांस में मतलब फेफड़ों में चले जाते हैं, कुछ लोगों के अंदर चले गए, और उनकी बॉडी अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो फिर उन लोगों को क्या होता है, सांस फूलने लगती है, दमा की बीमारी हो जाती है, या फिर उनको एलर्जी हो जाती है, सांस लेने में क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है। कुछ कुछ को होता है, सबको नहीं होता। अब अपन बेटा अपने को अगर खेत में ले जाकर के भी सुला दे तो अपने को कुछ नहीं होता, धूल में अगर अपने को दिन भर बैठा दे, भूसे में अपने को अगर गाड़ दे तो भी अपने को कुछ नहीं होगा। अपनी बॉडी क्या है, हार्ड है। लेकिन कुछ कुछ लोगों की बॉडी सेंसिटिव होती है, तो पॉलिंग ग्रेन हवा में उड़ता हुआ अगर उनकी सांस के द्वारा अंदर चला गया तो उनको सांस लेने में समस्या, ऐसे फूल जाती है सांस, हम बोलते हैं ये दमा की बीमारी हो गई, ठीक है ना। स्पेशल पॉइंट है, थोड़ा सा याद रह जाए तो अच्छी बात है। ओके, पॉलिंग ग्रेन मेरे बच्चा, साइंटिस्टों के लिए पॉलिंग ग्रेन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो पॉलिंग ग्रेन को अगर मान लो किसी कोई प्लांट है, उस प्लांट के पॉलिंग ग्रेन को हमको इकट्ठा करके रखना है, तो उसको कैसे इकट्ठा करके रखते हैं, एक गैस होती है मेरे बच्चा, लिक्विड नाइट्रोजन गैस। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मनुष्य की जो स्पर्म है, स्पर्म को मान लो इकट्ठा करके रखना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए सलमान खान की शादी नहीं हुई, उन्होंने कहा भैया मुझे अब मैं शादी करूंगा 80 साल की उम्र में। मान लो सलमान खान 80 साल की उम्र में शादी कर रहा है, उसके स्पर्म बनना बंद हो गए,
तो वो अभी से क्या करा लेंगे, स्पर्म को इकट्ठा करके रख लेंगे लेब में कि भैया मेरे स्पर्म को इकट्ठा करके रखो, कभी भी लड़की अगर मुझे मिल गई, मेरी शादी अगर हो गई तो भले मेरे अंदर स्पर्म नहीं बचे, लेकिन ये स्पर्म जो इकट्ठा करके रखेंगे अपन, इससे क्या कर लेंगे, काम चला लेंगे। तो स्पर्म को इकट्ठा करने के लिए, पॉलन ग्रेन को इकट्ठा करके लेब में रखने के लिए -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। और -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नाइट्रोजन जो गैस होती है, लिक्विड नाइट्रोजन गैस बहुत ठंडी होती है, उसमें क्या किया जाता है, पॉलन ग्रेन को इकट्ठा करके रखा जाता है। और बहुत सारे प्लांट्स के पॉलन ग्रेन को एक साथ इकट्ठा करके रखना, उस जगह को हम बोलते हैं वो पॉलन बैंक हो गई। जैसे हमारी हॉस्पिटल्स में अगर ब्लड एक साथ इकट्ठा करके रखते हैं तो बोलते हैं ब्लड बैंक है, पैसा एक जगह इकट्ठा है तो वो बैंक है। वैसे ही पॉलन ग्रेन अगर एक जगह इकट्ठा करके अगर आपने रखे बहुत सारे, तो वो क्या हो गया, पॉलन बैंक हो गई। अब पॉलन बैंक में कौन सी गैस का यूज किया जाता है, ये याद रखना, लिक्विड नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और कितने टेम्परेचर पर, -190 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करते हैं, हम इकट्ठा करके रखते हैं। याद रहेगा क्या, ये बात याद रहेगी क्या मेरे लाडले, इसमें कोई समस्या है क्या? जैसे यहां पर एक सवाल आपसे पूछा गया था, यूपी बोर्ड 2026, मतलब इसी साल ये सवाल आया है कि पराग कणों के भंडारण हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है, कौन सी गैस यूज की जाती है? तो आप कहोगे द्रव लिक्विड नाइट्रोजन गैस। लिक्विड नाइट्रोजन गैस क्या की जाती है, यूज की जाती है। इसी साल ये सवाल पूछा गया था, 1 नंबर में ये सवाल आया था, ठीक है ना। याद रहेगा क्या मेरे बच्चा, कोई समस्या है क्या? चलिए, एनी समस्या, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी इसमें नजर आ रही है क्या? बस एक छोटा सा पॉइंट जो तुम लोगों को मैं बता दूं, ठीक है ना, एक छोटा सा पॉइंट जो तुम लोगों को मैं बता दूं। देखो एक छोटा सा बस लास्ट पॉइंट है, 2 मिनट का है, आराम से सुना, मुझे पता है तुम लोगों को अंदर से बेचैनी हो रही होगी। देखो पॉलन ग्रेन जो होता है ना, वो कहां जाता है, वर्तिकाग्र पर जाता है। जब पॉलन ग्रेन बेटा जी वर्तिकाग्र पर जाता है, पॉलन ग्रेन वर्तिकाग्र पर जाता है, तो वहां पर पॉलन ग्रेन जैसे वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वहां पर क्या होता है, एक लंबी सी नली का निर्माण होने लगता है। ये लंबी सी जो नली होती है ना, इसको हम बोलते हैं पराग नलिका, इसे हम बोलते हैं ये पराग नलिका हो गई। ये लंबी सी नली, इसका नाम होता है पराग नलिका। अब होता यह है भाई साहब कि कुछ ऐसे प्लांट, जैसे परागकण हवा में उड़ता हुआ इस वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचा, वहां पर क्या हुआ, पराग नलिका बनी। तो पराग नलिका का बनना, इसको हम बोलते हैं पराग अंकुरन बोलते हैं। जैसे आपने एक बीज लिया, उसको मिट्टी में क्या किया, गाड़ दिया, तो उस बीज से क्या होता है, प्लांट निकलने लगता है, तो हम बोलते हैं बीज का क्या हो गया, अंकुरन हो गया। वैसे ही पॉलन ग्रेन जब वर्तिकाग्र पर जाता है तो वो वहां पे जाकर के पराग नलिका को बनाता है, तो हम बोलते हैं कि पराग का क्या हो गया, अंकुरन हो गया, ठीक है ना। अब हर प्लांट के अंदर, हर बीज के अंदर अलग अलग कैपेसिटी होती है। जैसे मान लो चने का बीज 1 साल के लिए अगर आप बाहर रखो, फिर मिट्टी में गाड़ दो, तो 1 साल में वो उग जाएगा, 1 साल बाद भी उग जाएगा। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके बीज बस 2-3 महीने तक ही जिंदा रहते हैं, उसके बाद में वो उगते नहीं। वैसे पॉलन ग्रेन के साथ में कुछ ऐसे हमारे पास में प्लांट होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, इसके परागकण एक बार जब प्लांट से निकल गए तो 30 मिनट के अंदर उनको कहां पर पहुंचना रहेगा, वर्तिकाग्र पर पहुंचना रहेगा। 30 मिनट के अंदर अंदर यदि वो वर्तिकाग्र पर पहुंच गए तो वो क्या हो सकते हैं, उग सकते हैं, उसमें से पराग नलिका बन सकती। और सर 30 मिनट में नहीं पहुंचे तो फिर वो खत्म हो जाएंगे, वो अंकुरित नहीं हो सकते, वो मर जाएंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे गुलाब वाले जो हमारे पास में होते हैं, गुलाब रोजेसी जो प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनेसी मतलब जो दाल वाली जो होती है हमारे पास में, दाल वाले जो प्लांट होते हैं, दलहनी फसलें, सोलेनेसी जैसे हमारे पास में आलू वगैरह जो हो गए, इनके जो परागकण होते हैं वो महीनों तक क्या कर सकते हैं, उनको महीनों तक का समय कि भैया 1 महीने के अंदर अंदर आप कहां पहुंच जाओ, यहां पे पहुंच जाओ, तो आप क्या कर सकते हो, पराग नलिका बना सकते हो, मतलब अंकुरित हो सकते हो। तो पराग कणों की ये जो अंकुरन की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है, किसी में 30 मिनट, किसी में 1 महीना, किसी में 1 साल, सबकी अलग अलग होती है। अंकुरन क्षमता मतलब ऐसा समय अवधि जिसमें कि परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकता है, उस समय अवधि को हम बोलते हैं जीवन क्षमता, पराग जीवन क्षमता। हम भैया 60 साल जिंदा रह सकते, तो हमारी जीवन क्षमता कितनी है, 60 साल, ठीक है। चलिए डन, आज के ये हमारे टॉपिक्स यहां पे क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। 2 क्वेश्चंस होमवर्क में आपको मैं देकर के जा रहा हूं, आप इनको ट्राई कीजिएगा। यह है एक होमवर्क क्वेश्चन और ये है हमारे पास में दूसरा होमवर्क क्वेश्चन। इजी सवाल है,
ठीक है ना, आराम से इनको रीड कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जवाब दीजिएगा। ये हमारे आज के इस सेशन की बातें हैं और कहानियां हैं। एक बच्चे ने एक सवाल पूछा था, असिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? असिमेट्रिक का मतलब होता है बेटा अनियमित, मतलब ऊबड़ खाबड़ जो होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए कुछ डाउट है, कुछ और बताना है, इसको एक बार और बताना है क्या? पराग जीवन क्षमता का मतलब क्या हो गया कि परागकण वर्तिकाग्र पर जाता है तो अंकुरित होता है, तो अंकुरित होने का उसका समय सब सारे प्लांट्स में अलग अलग होता है। किसी प्लांट में 30 मिनट में अंकुरित हो सकता है, उसके बाद अंकुरित नहीं हो सकता। किन्हीं किन्हीं प्लांट्स में 1 महीना रहता है। चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे लाडलो। और कुछ भी परेशानी रही है तो हम उसको आगे की तरफ लेकर के चलेंगे, समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कहानियां समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, सरकार आप सभी का मुझ तक पहुंच जाएगा प्यार। थैंक यू सो मच मेरे लाडलो। वीडियो कॉल कर लेते हैं, कुछ डाउट्स है तो वो देख लेते हैं, क्योंकि आज अपना सैटरडे है। वीडियो कॉल सर, फिर तो पैसों वाली बैंक को भी मनी बैंक बोलना चाहिए बेटा, उसको मनी बैंक ही बोलते हैं, पर अपन गांव वाले हैं बेटा तो अपन इतना लोड नहीं लेते, अपन बैंक बैंक बोल देते हैं। ठीक है ना सर, निषेचित हो सकता है, हाँ बेटा। भ्रूणपोष और भ्रूणकोश में क्या अंतर है? हर्षित भाई अभी आगे वाली क्लास में जब अपन पढ़ेंगे भ्रूणकोश के बारे में कि ये क्या होते हैं, पहले ये बताऊंगा, उसके बाद में इनमें क्या अंतर है ये बताऊंगा। हाँ बिल्कुल सही बेटा। मैरीगोल्ड के पंखुड़ियों को अगर रेनी सीजन में जमीन पर डाल देते हैं तो बहुत सारे मैरीगोल्ड का प्लांट लग जाता है, कैसे? जेसिका बेटा, उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। राजनंदिनी जी बताओ कौन सा वाला टॉपिक फिर से बताना है। पॉलन ग्रेन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं क्या? नहीं मेरे बच्चा। 3D डायग्राम भी बनाने होते हैं? नहीं मेरे बच्चा। पॉलन सेक समझ में नहीं आया। लघु बीजाणु धानी जो होता है मेरे लाडले, उसको बाद में जाकर के पॉलन सेक नाम दे दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर परागकण भरे होते हैं। पराग बैंक क्या होता है? पराग बैंक क्या होता है अभी मैंने बताया, ऐसे स्थान जहां पर कि पराग कणों को संग्रहित किया जाता है उन्हें हम पराग बैंक कहते हैं। पराग बैंक में बहुत सारे पराग कणों को लंबे समय तक संग्रहित किया जाता है ताकि वैज्ञानिक अपनी आवश्यकता अनुसार उन पराग कणों का क्या कर सके, उपयोग कर सके। N2 ही लिख सकते हो बेटा, नाइट्रोजन लिख सकते हो। सत्येंद्र भाई कौन सी वाली चीज, ये पेपर में आता है क्या? बिल्कुल बेटा, हाँ बेटा। स्पर्म तो कुछ ही समय में डेड हिमांशु भाई, स्पर्म मर ना जाए इसलिए उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन में रख देते हैं। हिमांशु भाई वो मर ना जाए, स्पर्म माउथ में होते हैं ना? नहीं मेरे बच्चा, ब्रशन में होते हैं, टेस्टिस में होते हैं मेरे लाडले। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए, तो किसको करें हम कॉल? कौन है आज का लकी विनर? जोया, प्रतिभा, तनु भाई, देवांश भाई, अदीबा भाई भाई बोल रहा हूं मैं। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है मेरे झिंगुरो, कैसे हो? हेलो भाई, क्या हाल चाल है? तनु है भाई, नहीं है। अंधेरे में भाई दिखाई नहीं दे रहे हो मुझे तुम। हेलो तनु, क्या हाल चाल है बच्चा? आपकी आवाज हम तक पहुंच काहे नहीं रही? अनम्यूट करो बच्चा, अनम्यूट करो। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा एक, हाँ अब, हाँ अब आवाज आ रही है। क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप? अरे तनु तो अटक गए, नेटवर्क चला गया। ओके वर्षा, हेलो अदीवा, हेलो देवांश भाई, वीडियो ऑन करो आपका। देवांश भाई क्या हाल है भाई आपके? सर ठीक है। मैथ्स वाले हो या बायो वाले हो? बायो वाले। कैसी चल रही है पढ़ाई, समझ में आ रहा है? सर हाँ समझ में आ रहा है। नोट्स बना रहे हो? यस सर। बढ़िया बढ़िया। कोई समस्या, कुछ पूछना हो, बताना हो तो बता सकते हो आप। नो सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है भाई देवांश भाई। सर आज की क्लास धुआंधार थी। आज की क्लास धुआंधार थी, मजा आ गया।
यस सर। कहाँ से हो बच्चा आप? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर से। यूपी। बढ़िया बढ़िया, अच्छी पढ़ाई करना है यार भाई, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ते हुए चलना है अपने को साल भर। यस सर। ओके भाई देवांश भाई, सर ठीक। आपसे 3 साल से पढ़ रहे हैं। अच्छा 3 साल से पढ़ रहे हो, मालिक बहुत बहुत आभार आपका यार। 10th 11th 12th है ना? जी सर। बहुत बढ़िया बात है यार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए यार भाई। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है देवांश थैंक भाई। यू सर। ओके। हेलो अदिवा, हेलो अदिवा, हेलो। ओ, अलग सर को कॉल करते हैं। शिवन्या, शिवन्या बहुत अच्छा नाम है भाई। अदिवा, चलो भैया उठा लो यार भैया, फोन वोन उठा लो यार भैया, तनिक फोन वोन उठा लो भैया। अरुण जी को कॉल करते हैं। राशि, अमन भाई को कॉल करते हैं। सृष्टि को कॉल करते हैं। अनसही को करते हैं। अब उठा काहे ना रहा है भैया? खुशी, वेयर आर यू खुशी? खुशी को थोड़ी सी खुशी दे देते हैं, वीडियो कॉल कर देते हैं। भाई उठा काहे नहीं रहे यार आप लोग? अरे उठाया उठाया उठाया। हेलो सर कैसे हैं आप? हेलो सर कैसे हैं आप? अनम्यूट कीजिए आप। सर है अनम्यूट। क्या हाल है भाई? कैमरा भी ऑन कर लो आप। कैसे हैं आप? सर ठीक हूँ। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैथ्स वाले हो या बायो वाले हो? सर मैथ्स। अरे यार भैया यार मैथ्स की क्लास खत्म हो गई क्या? यस सर मैथ्स की हो गई थी सर, हमने मुझे आप ही से पढ़ ली। अच्छा हमसे ही पढ़ लें बहुत सही है, चलिए ठीक है भाई। ओके ओके, बाय बाय। अरे यार भैया यार, तुम लोग उठा क्या ही नहीं रहे हो यार? क्या हो रहा है? मैथ्स वाले आ रहे हैं अपनी क्लास में यार। मैथ्स वाली क्लास, मैथ्स वाले बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं, देख रहे हो तुम? चलिए भैया, तो फिर आप लोग उठा ना रहा हमारी कॉल, पता नहीं क्या हुआ तुम लोगों को। और किसको करूं बताओ? और बताइए किसको करें हम? पीडब्ल्यू यूजर, ठीक है भैया। और करिए सर, अमन भाई को करा। दीपांशु, वेयर आर यू दीपांशु? डी 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 डी। दीपांशु दिखाई नहीं दे रहा भैया। अबे यार उठा नहीं रहे हो यार तुम लोग यार। हाँ उठाया। हेलो भाई, क्या हाल है आपके? हेलो यूजर साहब, क्या हाल है आपके? हेलो। अरे ये तो साहिबा निकली, यूजर साहब की जगह यूजर साहिबा निकली। कैसे हैं बच्चा आप? आवाज नहीं आ रही आपकी हम तक। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास में एक। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास में एक। कहीं ऑप्शन है अनम्यूट का? अनम्यूट अनम्यूट का कोई ऑप्शन है? कुछ बोलना भी, हाँ आप बोलो, कुछ बोलो, आप कुछ बोलो भाई। पहले कॉल करवाया, फिर कॉल कट कर दिया। इतनी बेइज्जती कौन करता है भैया? चिंकी, चिंकी मिंकी को कॉल करते हैं। अंशिका, कहाँ हो अंशिका? किधर हो अंशिका? किधर हो अंशिका? उठाओ। नहीं, वीडियो कॉल सभी के लिए है भैया, सिर्फ प्रो यूजर के नहीं है, वीडियो कॉल सभी के लिए है।
वीडियो कॉल सभी के लिए होता है। चलिए भैया, आप उठा ना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत से लोगों को कॉल किया लेकिन बहुत से लोगों ने कॉल उठाया नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉल उठाया तो काट दिया। ठीक है, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे और फिर मतलब आपसे बातचीत करते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे, वीडियो कॉल करते रहेंगे। आज के लीडर बोर्ड में हमारे पास, ओ माय गॉड, मतलब आज इतने अच्छे अच्छे सवाल कराएं, उसमें भी 10, ये मतलब बहुत से ऐसे। आपके कितने सही गए कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, किसके कितने सवाल गए हैं। ये मत बोलना कि सर लड़कियों को करते। एक ऐसा बेटा मारूंगा ना मुक्का, गर्ल्स बायो में ज्यादा है और वॉइस कम है, तो लड़कों को भी किया। जैसे एक दीपांशु को कॉल किया था मैंने, मुझे पता है ना तुम लोग हमेशा यही करते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं भेदभाव करता हूं? नहीं, गलत है। दीपांशु को किया और एक और भाई को किया था यार मैंने, अलग सर को भी किया था मैंने, वो मैथ्स वाला भाई निकला था, और ऐसा 2-3 लड़कों को किया था। हाँ, तो भैया हमारे पास में शिखा जी हैं सबसे ऊपर, प्रखर भाई हैं, अमन भाई हैं, श्रेष्ठा हैं, सुहाना जी हैं, नंदनी जी हैं, मोहम्मद जैद भाई है, शिव कुमार भाई है। चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाबा मेरे लाडलो।